नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वीडियो में हम कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के जितने भी बेसिक्स हैं, बहुत कम समय में आपको कंप्यूटर की बहुत सारी नॉलेज होने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की, है ना। कंप्यूटर जिसको हिंदी में संगणक भी कहा जाता है या गणक भी कहा जाता है। संगणक, गणक का मतलब गिनने वाला, गणना करने वाला, गिनने वाला, है ना, कैलकुलेशन करने वाला। तो शुरुआत में जो कंप्यूटर थे वो निर्माण किए गए थे गणना के लिए, जोड़ घटाना गुणा भाग इन सब के लिए, ठीक है। तो संगणक भी कहते हैं इसको। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब जो बिजली से चलती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे डेस्कटॉप भी कंप्यूटर है, जो आपका डेस्क पर रखा, मेज पर रखकर चलाया जाए, है ना। आप जाते होंगे कैफे पर, तो वहां पर वो सब क्या होते हैं? डेस्कटॉप, क्योंकि वो डेस्क पर रखे हुए हैं, ठीक है। मॉनिटर उसका डेस्क पर रखा है, सीपीयू उसका डेस्क पर रखा है, ठीक है। तो डेस्कटॉप, डेस्क पर जो रखा है। लैप, लैप का मतलब होता है गोद। ऐसा कंप्यूटर उसको हम गोदी में लेकर चलाएं, लैपटॉप, ठीक है। मोबाइल फोन भी कंप्यूटर ही है हमारा, है ना। टैबलेट जो होता है वो भी कंप्यूटर ही है। पीसी जिसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, निजी कंप्यूटर, ये सब उदाहरण है किसके? कंप्यूटर के, ठीक है। आप बात समझ गए होंगे। कंप्यूटर में होता क्या है इन सब चीजों में? जैसे मोबाइल फोन को ही लेकर आप समझेंगे सब चीजों को, ठीक है, क्योंकि वो आपके पास है ना। चाहे जिसके पास पीसी हो वो उससे भी समझ सकता है। रिलेट करना है, बस समझना है आपको। देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, मैं अगर आपको बताऊं तो ये कंप्यूटर में आपको एक स्क्रीन दिखती होगी, है ना। अगर आपने कंप्यूटर देखा है तो स्क्रीन दिखती होगी। इस स्क्रीन को बोलते हैं, ये जो है ना, जिस पर आपको चित्र दिखाई देते हैं, इसको बोलते हैं मॉनिटर। तो ये मॉनिटर होता है ना। यहां पर एक बॉक्स सा रखा होता बड़ा वाला, इसको बोलते हैं सीपीयू, ठीक है। इस पूरे बक्से को बोलते हैं सीपीयू कैबिनेट, सीपीयू की कैबिनेट। तो इसे सीपीयू कैबिनेट भी बोलते हैं। एक कंप्यूटर का दिमाग है सीपीयू। जितनी भी चीजें हैं वो सब जुड़ी होंगी सीपीयू से। यहाँ पर देखो आपका मॉनिटर, जो टीवी जैसी दिखती है ना, वो सब मॉनिटर है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऐसा, जहां पर बहुत सारे बटन लगे होंगे, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर बहुत सारे बटन होंगे। इसको बोलते हैं कीबोर्ड। की लगी है यहाँ पर, की माने चाबी, तो ये कीबोर्ड है ना। तो ये भी जुड़ा होता है किससे? मॉनिटर से, इससे सीपीयू से। यहाँ पर है ना माउस भी हो सकता है, एक चूहे जैसा, है ना। तो ये माउस भी। तो हम क्या करते हैं, हम लोग होते हैं उपयोगकर्ता, यूजर। तो हम लोग हैं उपयोगकर्ता, ठीक है, यूजर है। तो हम उपयोगकर्ता हैं, यूजर हैं। तो हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? निर्देश। हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? निर्देश, ठीक है। हम कंप्यूटर को निर्देश या डेटा देते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस कहते हैं जिनकी, मतलब जिन डिवाइसों के माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश या डेटा देते हैं वो इनपुट डिवाइस है। निर्देश का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन या डेटा, मतलब ऐसी जानकारी जो अभी कच्ची है उसको डेटा बोलते हैं, या निर्देश। निर्देश का मतलब अभी वो रिजल्ट में नहीं बदली है, अभी वो जानकारी अधूरी है, कच्ची जानकारी है, उसको बोलते हैं निर्देश, ठीक है। तो निर्देश, जैसे मैंने यहाँ पर कक्षा 10 के, मान लीजिए मैंने जितने भी स्टूडेंट्स थे सबके मार्क्स लिख दिए अलग अलग करके, किसी के 12 किसी के 10, लेकिन अभी वो निर्देश है या डेटा है। जब हम निर्देश या डेटा को इनपुट डिवाइस, इनपुट का मतलब होता है जो कंप्यूटर को आदेश दे, सीपीयू में, सीपीयू को आदेश दे कि ये काम करना है, ठीक है। जैसे आप इनपुट के रूप में, इनपुट डिवाइस के रूप में जानेंगे कीबोर्ड। जो कीबोर्ड होता है उससे आप इनपुट ही तो देते हैं, उसमें आप बटन दबाते हैं कि ये इस काम के लिए है, ये इस काम के लिए है। माउस भी क्या है? आपका इनपुट है। इसको दबाते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है वो चलने लगता है ना। तो कीबोर्ड है, माउस है, और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेज होते हैं। आपके मोबाइल की टच स्क्रीन जो है वो, उससे भी आप टच स्क्रीन से क्या करते हैं? इनपुट देते हैं, है ना। तो निर्देश या डेटा को इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डालते हैं।
निर्देश या डेटा क्या है? कच्ची जानकारी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स के अंक लिख दिए सबके अलग अलग, बट उसको एक तालिका में सजाना है। तो अभी ये कच्चे आंकड़े हैं, जब उनको सजाएंगे तब वो कहलाएगी परिणाम या सूचना। उनको एक लिस्ट में की इस, है ना, इतने नंबर वाले कितने स्टूडेंट हैं, इतने नंबर वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो उसको बोलते हैं परिणाम या रिजल्ट या सूचना, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं उसको, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सूचना या, है ना, परिणाम, इन्फॉर्मेशन, जो कि आउटपुट डिवाइस पे दिखती है हमको। आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है? जो हमें रिजल्ट दिखाए। जैसे कि आउटपुट में कौन कौन हो जाएगा? आउटपुट में आपको मॉनिटर, क्योंकि वो आपको दिखाता है कि देखिए ए आ गया, ए आपका रिजल्ट शो कर रहा। इसी प्रकार प्रिंटर, प्रिंटर आपको, है ना, सॉफ्ट कॉपी को आप हार्ड कॉपी में देता है। आपके मोबाइल में जो पीडीएफ है वो सॉफ्ट कॉपी है, उसको निकाल कर बाहर देता है, वो सूचना देता है, तो वो आउटपुट है। तो हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं या डेटा, फिर वो प्रोसेस होता है। वो जो डेटा, कच्चा डेटा है वो प्रोसेस होता है, उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। उसको करता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको सीपीयू को क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल माना ये मुख्य है, जो मैंने बताया था ना, कंप्यूटर का दिमाग है ना, मस्तिष्क है, दिल है। सेंट्रल प्रोसेसिंग, ये प्रोसेस करता है, जो आपने डेटा दिया है उसको प्रोसेस करने वाली यूनिट है ये। मुख्य, सेंट्रल माने मुख्य, यूनिट माने इकाई है जो प्रोसेस करे, प्रोसेस यानी उस पर काम करे। ठीक है, तो सीपीयू उस पर क्रियाएं करता है। कौन कौन सी क्रियाएं? गणितीय, अगर आपने कुछ जोड़, घटाना, गुणा, भाग की बात कही है तो भी वो गणितीय क्रियाएं करेगा। तार्किक गणनाएं भी करेगा। तार्किक का मतलब लॉजिकल रीजनिंग भी करेगा वो। गणितीय गणनाओं में करेगा जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब गणितीय गणनाएं होती हैं। तार्किक में क्या होता है? कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन बड़ा या बराबर, कौन छोटा या बराबर, कौन बराबर, कौन बराबर नहीं, ये सब चीजें करता है सीपीयू। सीपीयू के अंदर एक सिस्टम होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो सीपीयू प्रोसेस करता है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आलू, अर्थमेटिक यानी गणितीय, लॉजिकल यानी तार्किक यूनिट। यानी सीपीयू के अंदर भी जो गणित की चीजें हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, और ये सब तार्किक रीजनिंग की चीजें हैं, उनको आलू करता है। ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना, सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू के 3 हिस्से होते हैं, एक ALU, है ना, एक होता है CU जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ये पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, इनपुट आउटपुट सभी डिवाइसों को कंट्रोल करता है, तो CU। एक होता है MU, मेमोरी यूनिट, इसमें मेमोरी लगी होती है जिसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। तो 3 भाग होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इनको बारे विस्तार से। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो है ना, हमने क्या किया, हम लोग यूजर हैं, हमने इनपुट दिया, निर्देश दिया या डेटा, उस पर प्रोसेसिंग की। इन सब ने मिलकर, तीनों क्या हैं? ये तीनों क्या हैं? ये तीनों, है ना, ये तीनों हैं सीपीयू। सीपीयू ने प्रोसेस किया और प्रोसेस करके उसको दिखा दिया परिणाम या सूचना के रूप में आउटपुट डिवाइस पर, और उसको आउटपुट डिवाइस पे दिखा के हम उसको स्टोरेज भी कर सकते हैं, उसको हम मेमोरी में सेव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई पीडीएफ खोली ऑनलाइन जाकर, तो हमने लिखा मान ली UP SSC, तो उस पर लेखपाल का नोटिफिकेशन निकाल रहा था, तो मैंने UP SSC दबाया, उसकी साइट आई, तो वो क्या है, इनपुट दिया, मैंने प्रोसेस किया कंप्यूटर के, है ना, जो सीपीयू लगे हैं, है ना, माइक्रो प्रोसेसर, उसने उसको प्रोसेस किया। फिर क्या हुआ, हमको परिणाम, वो पीडीएफ दिखी, तो परिणाम या सूचना, है ना, टच स्क्रीन पर दिखी। फिर उसको डाउनलोड कर लिया तो वो स्टोरेज में चली गई। स्टोरेज का मतलब डाउनलोड करना किसी चीज को। ठीक है, तो ये है जो कंप्यूटर शब्द है, ये लैटिन भाषा के कंप्यूटर से बना है। लैटिन भाषा जो है ना, बहुत पुरानी भाषा है, इससे, है ना, तो इसका एक कंप्यूटर शब्द था, उससे बना है। या अंग्रेजी के कंप्यूट से बना है, अंग्रेजी के कंप्यूट से, जिसका मतलब होता है गणना करना, गिनना, किसी चीज को गिनना। तो कंप्यूटर मुख्य रूप से गिनती करने के लिए बनाया गया था। सबसे पहले प्रयोग इस शब्द का किसने किया था कंप्यूटर का? रिचर्ड ब्रैथवेट ने। किसने किया था? रिचर्ड ब्रैथवेट ने कंप्यूटर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर के बारे में जागरूकता, साक्षर लोग हों, कंप्यूटर के बारे में लोग जाने, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है।
भारत में 2001 से मनाया जा रहा है NIIT द्वारा। NIIT क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय संस्थान किसका? ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी का। तो राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान 1981 में हुई थी इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। इसी के द्वारा 2001 से 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस भारत में मनाया जा रहा है। कंप्यूटर प्रोसेसर गति, CPU। तो CPU को हम CPU भी कह देते हैं, है ना। CPU कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या उसको हम सिंपल क्या कह सकते हैं? उसको हम पता है क्या कह सकते हैं? प्रोसेसर भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका नाम ही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो प्रोसेसिंग कर रहा है। तो उसको हम CPU को हम प्रोसेसर भी कह सकते। क्या कह सकते? प्रोसेसर। तो जो CPU उसी का नाम है प्रोसेसर, कुछ नहीं है, है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम प्रोसेसर भी कहते हैं। तो CPU या प्रोसेसर एक ही चीज है। तो कंप्यूटर प्रोसेसर यानी CPU की गति हम नापते हैं क्लॉक स्पीड से। किससे नापते हैं? क्लॉक स्पीड। जो क्लॉक स्पीड होती है कंप्यूटर में, उसका मतलब होता है आपके CPU की गति कितनी है, उससे, है ना, पता चलता है क्लॉक स्पीड से। ठीक है। तो कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर में अगर आपसे पूछे क्लॉक स्पीड का संबंध किससे होता है, तो क्लॉक स्पीड का संबंध होता है प्रोसेसर से, यानी CPU की गति से, कितना तेज चल रहा है। इसके बाद हर्ट्ज। देखिए आप यहां पर कंप्यूटर की स्पीड को हम हर्ट्ज में भी मापते हैं। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है ना, हर्ट्ज मतलब कितनी गणनाएं कर रहा है वो। ठीक है। तो हर्ट्ज हो गया, मेगा हर्ट्ज। अब हर्ट्ज में कुछ भी हो, जैसे हर्ट्ज हो, मेगा हर्ट्ज हो, गीगा हर्ट्ज हो। ठीक है। तो ये सब जो है वो कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को मापते हैं, है ना। क्लॉक स्पीड भी मापती है, और ये क्लॉक स्पीड हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज या मिप्स। मिप्स मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। पर सेकंड माने एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन? मिलियंस माने दसों लाखों, लाखों, दसों लाखों इंस्ट्रक्शन माने निर्देश हम दे रहे हैं। दसों लाखों निर्देश हम दे रहे हैं और वो प्रोसेस कर रहा है दसों लाखों को। तो हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज या मेप्स, है ना, है ना। तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर प्रोसेसर CPU की गति को मापते हैं हर्ट्ज में या मेगा हर्ट्ज में या मेप्स में या क्लॉक स्पीड। ये सब कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को मापते हैं हम। ठीक है। प्रोसेसिंग पावर को मापते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर कितनी तेजी से काम कर रहा है, प्रोसेसिंग कितनी तेज है उसकी। आगे बढ़ते हैं। आगे है कंप्यूटर के जनक कौन है। तो कंप्यूटर के फादर किसे कहते हैं? सबको पता होगा, चार्ल्स बेबेज इंग्लैंड के थे। ठीक है। इन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन नामक एक मशीन बनाई थी। डिफरेंस इंजन 1822 में, लेकिन इसमें प्रोग्राम बदलने की सुविधा नहीं थी। प्रोग्राम का मतलब होता है हम कंप्यूटर में पहले से कुछ निर्देश फिट कर देते हैं। पहले से, जैसे आपका मोबाइल आता है तो आपके मोबाइल में पहले से ही कुछ चीजें इंस्टॉल होकर आती हैं, जैसे प्ले स्टोर, है ना, यूट्यूब, गूगल, ये सब एंड्रॉयड मोबाइल में आते हैं। तो ये पहले से चीजों को जो फिट करते हैं, है ना, इन सब चीजों को प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। सेटिंग होगी आपके उसमें मोबाइल में, तो ये सब प्रोग्राम होते हैं। तो प्रोग्राम, इसमें बदलने की सुविधा नहीं थी। हम लोग प्रोग्राम बदल भी सकते हैं अपने मोबाइल में, कोई दूसरा ऐप इंस्टॉल कर लिया, है ना, तो प्रोग्राम जो होता है ना। तो 1822 में जो डिफरेंस इंजन मशीन बनाई थी, उसमें जो एक बार स्टोर कर दिया वही करेगा बार बार, उसको बदल नहीं सकते थे। प्रोग्राम बदलने की सुविधा नहीं थी। प्रोग्राम सिंपल सा समझिए, कंप्यूटर में प्रोग्राम का मतलब होता है सूचनाओं यानी निर्देशों का समूह। निर्देशों का समूह, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, है ना, उनको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। तो इसमें जो निर्देश दिए जाते थे वो एक बार जो फिट किए गए वही निर्देश, वो उसी निर्देशों का पालन करेगा डिफरेंस इंजन, उसमें सुविधा बदलने की नहीं थी। दूसरा है 1833 में इन्होंने, चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन बनाई, एनालिटिकल इंजन, विश्लेषण इंजन। एनालिटिकल इंजन, विश्लेषक इंजन हिंदी में कहते हैं। ये निर्देशों के अनुसार अलग अलग कार्य करता था। इसमें प्रोग्राम बदलने की सुविधा थी। इसमें इसको, इस मशीन में निर्देश जैसे दिए जाएंगे वैसे वो अलग अलग काम करेगा। इसमें एक ही काम करता था, जैसा निर्देश वैसा काम। इसमें अलग अलग निर्देशों का जो समूह है उसके हिसाब से काम करता था, यानी इसमें प्रोग्राम बदलने की सुविधा थी नहीं, इसमें थी।
फिर 1837 में क्या हुआ, इन्होंने 33 में एनालिटिकल इंजन बनाना प्रारंभ किया, 37 में इसकी डिजाइन पूरी हो गई, पूरा बना लिया गया एनालिटिकल इंजन। और दुनिया का पहला यांत्रिक कंप्यूटर से ही कहा जाता है। मैकेनिकल का मतलब होता है जो बिजली से ना चलता हो, हाथ से चलाया जाता हो जो, ठीक है, उसको बोलते हैं यांत्रिक, मैकेनिकल। तो दुनिया का पहला यांत्रिक कंप्यूटर कौन था? एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल। ये मैकेनिकल की बात हो रही है, ध्यान रखना, है ना, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, मैकेनिकल, ठीक है। कंप्यूटर की माताजी या जननी, मदर किसको कहा जाता है? एडा लवलेस को, क्योंकि ये दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। सबसे पहले दुनिया में कंप्यूटर का प्रोग्राम यानी निर्देश जो कंप्यूटर के लिए कि कंप्यूटर कैसे काम करेगा, उनके लिए जो सेट बनाए, निर्देश बनाए, इंस्ट्रक्शन जो बनाए, वो किसने बनाया था? सबसे पहले एडा लवलेस जी ने। तो इनको दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर या कंप्यूटर की जननी कहते हैं। इन्होंने 1842 और 43 में पहला कंप्यूटर प्रोग्राम या एल्गोरिथम, जो निर्देश होते हैं ना कंप्यूटर में, जो हम निर्देश देते हैं उनका एक सेट होता है, उन्हें ही प्रोग्राम कहते हैं, उन्हें ही एल्गोरिथम कहते हैं। तो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम या एल्गोरिथम बनाया था इन्होंने, किसके लिए बनाया था? तो जो चार्ल्स बेबेज ने 1837 में एनालिटिकल इंजन बनाया था उसके लिए, एनालिटिकल इंजन के लिए, क्योंकि एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम बदलने की सुविधा थी। तो इन्होंने पहला कंप्यूटर प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया था इन्होंने, ठीक है, ध्यान रखना। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को, याद रखेंगे, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक एलन ट्यूरिंग को। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी या एल्गोरिथम भी बनाया था इन्होंने, ठीक है। तो ट्यूरिंग मशीन या एल्गोरिथम पर भी इन्होंने काम किया था, ठीक है। किसने? एलन ट्यूरिंग को। इनको आधुनिक कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर विज्ञान का जनक, ये कंप्यूटर के जनक नहीं है, ये कंप्यूटर विज्ञान जो हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस के जनक है ये। आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, बहुत आसान है। कंप्यूटर का विकास क्रम देख लेते हैं हम, कंप्यूटर कैसे बने। तो देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर का मतलब क्या है? गणना करना। सबसे पहले कंप्यूटर को गिनने के लिए बनाया गया था, चीजों को जोड़ने, घटाने, गुणा भाग करने के लिए। तो सबसे पहले जो बनाया गया था वो अबेकस था। अबेकस चीन में बनाया गया था। अबेकस क्या था? अगर आप लोग आंगनबाड़ी का नाम सुने होंगे, तो आंगनबाड़ी में बच्चों को कुछ गिनती करने के लिए ऐसे, है ना, सीरीज दी जाती है, ऐसा एक प्लेट दिया जाता है, उसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे वो होते हैं गिनने के लिए, है ना, अलग अलग कलर के होते हैं वो। तो इसको ही अबेकस बोलते हैं। जो गणना की बच्चों को आंगनबाड़ी में, जो छोटे बच्चों को गिनती सिखाने के लिए जो इस प्रकार का उपकरण दिया जाता है, ये एक प्रकार से उसकी लकड़ी की प्लेट होती है, उस पर इसमें ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? बीड्स बोलते हैं, है ना। तो ये फंसे होते हैं, है ना, तो इसको अबेकस कहा जाता है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो मतलब सोचिए, इससे मतलब जो गिनना स्टार्ट हुआ, गणना स्टार्ट, वो अबेकस से हुआ, ठीक है। तो इसमें अबेकस की बात हुई, है ना। तो अबेकस चीन में बनाया गया था बहुत पहले कब? जब भारत में भी सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, मतलब हुआ तो था बट, है ना, ये बनाया गया था 3000 BC में, 3000 ईसा पूर्व, यानी अभी हम जी रहे हैं 2000, है ना, 26 में। तो 2026 साल ए, और BC का मतलब, है ना, बिफोर क्राइस्ट के भी पहले। तो 3000 वो साल, 2000 ये साल, 5000 साल पहले बना था ये चीन में एक, है ना। आधुनिक अबेकस कब बना? तो वो आधुनिक नए जमाने में बना, आधुनिक काल में उसका नाम रखा गया सोरोवेन, नए तरीका का अबेकस बना। तो अबेकस जो था वो पहली गणना मशीन थी, कंप्यूटर का विकास यहां से हुआ है, ठीक है। दूसरा है नेपियर्स बोन। नेपियर नाम, जॉन नेपियर नाम के विद्वान थे एक, उन्होंने बोन्स ली, कुछ हड्डी ली जानवरों की, उन हड्डियों को एक बैठाया एक ढांचे में, है ना, ऐसे, और उससे कैलकुलेशन की गई, है ना, गणना के लिए। सिंपल समझिए, गणना, कैलकुलेशन करने के लिए। इससे सवाल मुश्किल से पूछे जाएंगे, तो आप बस समझ लीजिए कि गणना के लिए मशीन थी। ये जॉन नेपियर ने बनाई थी। स्लाइड रूल, ये विलियम ऑल्ड्रेड ने बनाई थी स्लाइड रूल, इससे भी गणना की जाती थी, है ना, वही जोड़ घटाना गुणा भाग। पास्कलाइन, ये महत्वपूर्ण है, ब्लेज पास्कल ने बनाया था दुनिया की पहली यांत्रिक गणना मशीन। यांत्रिक गणना मशीन दुनिया की पहली, कंप्यूटर नहीं कह रहे हैं उसको, हम मशीन कह रहे हैं। दुनिया की पहली यांत्रिक, मैकेनिकल गणना मशीन। तो गिनने वाली मशीन जो यांत्रिक रूप से थी वो कौन सी थी? पास्कलाइन। किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल ने, ठीक है।
लेबनीज कैलकुलेटर किसने बनाया था? लेबनीज कैलकुलेटर बनाया था गॉटफ्रीड लेबनीज ने, ठीक है। ये भी गणना करने के लिए ही था। जैक्वार्ड लूम, ये लूम था हथकरघा की तरह। जैसे आपने देखा होगा जहां पर कपड़े बनते हैं, मतलब जहां पर धागों से कपड़े बनाए जाते हैं उसको लूम कहते हैं, हैंडलूम, हथकरघा। महात्मा गांधी जो चरखा चलाते थे तो ऐसे कुछ करघा होते हैं, तो इन्होंने वो बनाया था जैक्वार्ड लूम, मैरी जैक्वार्ड ने अपने नाम से। टेबुलेटिंग मशीन, जो टेबल बनाए, गणना करे टेबल बनाकर, हरमन हॉलरथ ने बनाई थी। किसने बनाई थी? हरमन हॉलरथ ने। और इन्होंने, हरमन हॉलरथ ने ही पंच कार्ड का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? पंच कार्ड। एक ऐसा कार्ड जिस पर पंच करके, पंच मतलब इस पर ऐसी पंच करके, ये पंच कर रहे हैं हम, ऐसे पंच करके इनमें, इन छेदों में डेटा को स्टोरेज किया जाता था। इन पंच में डेटा को स्टोर किया जाता था, इसको बोलते हैं पंच कार्ड। तो इन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार किया था और इन जो छेद होते हैं इनमें डेटा को स्टोर किया गया था। और पंच कार्ड को जनगणना, जो जनगणना हुई थी ना अमेरिका में सबसे पहले, उसको जनगणना को इसी पंच कार्ड में डेटा स्टोरेज किया गया था, ऐसा समझ लीजिए आप। एबीसी कंप्यूटर, एबीसी कंप्यूटर माने एक से एटेंसॉफ, बी से बैरी, सी से कंप्यूटर। दो लोग थे, एक एटॉनसॉफ थे, एक बैरी थे, दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया तो एबीसी कंप्यूटर नाम आ गया। आगे बढ़ते हैं। मार्क 1 या एएससीसी कंप्यूटर, ये बनाया, ठीक है, हार्वर्ड आइकन के द्वारा। किसके द्वारा? हार्वर्ड मतलब जो है हार्वर्ड आइकन जो है ना, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। ये कैसा था मैं बता रहा हूं आपको, ये आईबीएम ने बनाया था। जो मशीन थी वो कंपनी थी आईबीएम। आप समझिए दुनिया में जो कंप्यूटर की हार्डवेयर जो होते हैं ना, जिसको हम टच कर सकते हैं, उसमें आईबीएम का नाम बहुत प्रमुख है। प्रमुख कंपनी है आईबीएम, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आज से क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल, यानी है ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका नाम ही है जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये मशीन बनाती है, हार्डवेयर बनाती है, अमेरिका की कंपनी है, ये बहुत फेमस है आईबीएम। तो आईबीएम के द्वारा मार्क 1 या एएससीसी बनाया गया। और उसमें भी किसने? आईबीएम कंपनी के एक व्यक्ति थे, हार्वर्ड आइकन। कौन थे? हार्वर्ड आइकन, उनके द्वारा। और इसमें ऑटोमेटिक सीक्वेंस था, कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, मतलब एक कैलकुलेटर था, गणना करने वाली थी। कंट्रोल मान उसको नियंत्रित किया, कंट्रोल किया गया था। ऑटोमेटिक सीक्वेंस, अपने आप, उसमें सीक्वेंस माना होता है क्रम, मतलब क्रम से चीजें चलती थी, अपने आप क्रम से चीजें को कंट्रोल किया गया था कैलकुलेटर। मतलब उसमें क्या होता था, हम कुछ गणनाएं करना चाहते हैं, मान लीजिए हम कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो हमने बहुत सारा डेटा दिया कंप्यूटर को, निर्देश दिए कि इसको जोड़िए, इसको जोड़िए। तो क्रम से जो पहले डेटा दिया वो पहले जुड़ेगा, फिर जो दूसरा लाइन में लगा रहेगा वो जुड़ेगा, फिर तीसरा जो लाइन में लगा रहेगा वो जुड़ेगा। तो ऑटोमेटिक यानी अपने आप, सीक्वेंस यानी क्रम से, कंट्रोल्ड था वो कैलकुलेटर। तो इसको बोलते हैं दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल यानी बिजली से भी चलता था और मैकेनिकल भी था। दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन था? एनालिटिकल इंजन, जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रो यानी बिजली भी थी और मैकेनिकल यानी यांत्रिक भी था, है ना, एक यंत्र की तरह भी कार्य करता था। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था मार्क 1 या एएससीसी, जिसको आईबीएम कंपनी के हार्वर्ड आइकन ने बनाया था। ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर था, ठीक है। एएससीसी का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, ठीक है। तो मार्क 1 या एएससीसी इसको पढ़ेंगे आप। एनियक बना 1946 में, याद रखेंगे इस सन को थोड़ा। 1946 में दो व्यक्ति थे, जॉन मॉचली और एक प्रेस्पर एकर्ट। तो जॉन मॉचली और प्रेस्पर एकर्ट ने एनियक बनाया था और ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली से चलने वाला डिजिटल कंप्यूटर जो डिजिट पर काम करता हो। डिजिट यानी 0 और 1, सिंपल। यही तो कंप्यूटर जिस भाषा को जानता है ना, वो दो ही अंकों को जानता है। आप कंप्यूटर में कुछ भी लिख दीजिए, वो कुछ नहीं समझेगा, वो 0-1 समझेगा। आप कुछ भी लिखते हैं, कंप्यूटर तुरंत उसको 0-1 में बदलता है, ठीक है। तो
दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल यानी जो डिजिट पर काम करता था, 0 1 पर काम करता था, ऐसा कंप्यूटर कौन था? ENIAC। इसको आप याद रखेंगे। और ये सामान्य प्रयोजन के लिए था, जनरल पर्पज के लिए था, कुछ भी काम इससे कर सकते थे, सामान्य प्रयोजन, सामान्य कामों के लिए था। और इसकी फुल फॉर्म अगर कोई पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉनिक था, ये बता ही दिया है। एन से ई से बनेगा इलेक्ट्रॉनिक, एन से बनेगा न्यूमेरिकल, जो संख्याओं को, न्यूमेरिकल माना संख्याओं को, आई से इंटीग्रेटर माना उनको एकीकृत करता हो, जोड़ता हो, घटाता हो, गुणा करता हो, भाग करता हो, एंड कैलकुलेटर। तो इसकी ये फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म याद रखेंगे। किसने कब विकास हुआ? दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर था, जॉन मॉचली प्रेस्पर एकर्ट के द्वारा बनाया गया था। आपको इसको क्या करना है, वीडियो को एक बार ही देखना है, बट आप इसकी पीडीएफ जो है ना वो आप बार बार रीड करेंगे तो चीजें अपने आप आपके जहन में बैठ जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान, परेशान नहीं होना है। अगला है एडसैक, 1949 में बना था, मॉरिस विल्किंस ने बनाया था ये एडसैक, है ना। तो एडसैक जो है इसकी पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। ई से इलेक्ट्रॉनिक, डी से डिले, स्टोरेज, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो ये भी एक क्या था? ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था, अपने आप कैलकुलेशन करता था। इलेक्ट्रॉनिक था। और डिले, डिले स्टोरेज था इसका। डिले, डिले माना हो विलंब, देरी से, विलंब से, देरी से स्टोरेज करता था, मतलब कैलकुलेशन किया फिर कुछ देर में स्टोर किया डाटा को। मान लीजिए हमने कहा जोड़ो, उसने जोड़ दिया और कुछ देर बाद उस डेटा को स्टोरेज किया। तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक था, डिले स्टोरेज करता था, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसमें डिले लाइन मेमोरी का प्रयोग किया गया था। कौन सी मेमोरी? वही डिले से, डिले लाइन, डिले का मतलब होता है देरी, डिले लाइन मेमोरी का प्रयोग किया गया था इसमें। कौन सी मेमोरी का? डिले लाइन मेमोरी। डिले माने धीमी, धीमी गति से, रुक रुक कर, जो रुक रुक कर चीजों को स्टोरेज करता हो लाइन के रूप में, मतलब पहले जो डेटा गया उसको स्टोरेज किया, फिर दूसरा डेटा को स्टोरेज किया। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, ध्यान रखना। प्रैक्टिकल माने व्यवहारात्मक, जो व्यवहार में काम आए। स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर मतलब पहले से ही कंप्यूटर में प्रोग्राम स्टोर्ड थे, पहले से ही निर्देश भरे हुए थे इस कंप्यूटर में। तो प्रैक्टिकल स्टोर्ड, प्रैक्टिकल माने व्यवहार में आया, पहली बार व्यवहार में आने वाला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसका नाम था। और इसमें डिले लाइन मेमोरी का प्रयोग किया गया था। और इसमें जो मेमोरी थी ना वो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी थी। वही सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है, आपने देखी होगी इस प्रकार से कैसेट की वो रील ऐसे, है ना, इसको कैसेट बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक टेप, है ना। कंप्यूटर की भाषा में इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक टेप। ये मैग्नेटिक चुंबकीय माध्यम में चीजों को स्टोरेज करती है, चुंबकीय माध्यम में, इसलिए इसका नाम पड़ा मैग्नेटिक टेप। इसमें रील होती थी ये। तो ये जो पुराने जमाने में होती थी इसी को बोला गया सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। मतलब सीक्वेंशियल माने होता है क्रम से, एक्सेस माने आप उसकी एक्सेस यानी पहुंच सकते हैं मेमोरी में। जैसे इस मेमोरी में मान लीजिए 10 गाने भरे हुए हैं, तो अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो ये हमेशा पहले ही गाने से स्टार्ट होगा और 10वें गाने तक आपको क्रम से ही जाना पड़ेगा, सीक्वेंस से ही जाना पड़ेगा। सीक्वेंशियल रूप से आप एक्सेस कर सकते हैं। पहला गाना आया, फिर आप ये नहीं होगा कि आप पहले गाने से तुरंत 9वें गाने पर पहुंच जाए, नहीं, पहला गाना बजेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस प्रकार से क्रम से। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, है ना, पाराध्वनि के रूप में। ठीक है, तो ये है। इसके बाद एड बैक बना, क्या बना? एड बैक। एड सैक बन गया 1949 में, एड बैक बना 1952 में। जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया, जॉन मॉचली और प्रेस्पर एकर्ट, जिन्होंने एनियक बनाया था उन्होंने एड बैक भी बनाया। एनियक, एड बैक, एक नया नाम आ गया जॉन वॉन न्यूमैन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, डी से डिस्क्रीट, वेरिएबल, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ऑटोमेटिक यानी अपने आप चलने वाला, इलेक्ट्रॉनिक था बिजली से चलता था, ऑटोमेटिक था कंप्यूटर था, डिस्क्रीट वेरिएबल इसमें जो चर थे उनका मान बदलता था। ठीक है, चर का मतलब संख्याओं का मान इसमें बदल सकता था। ठीक है, तो ये हो गया। ये जानकारी आपको बार बार पढ़नी है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए।
देखिए कंप्यूटर जो है वो बाइनरी सिस्टम पर काम करता है। बाइनरी का मतलब होता है द्वि आधारी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, द्वि। दो माने द्वि, आधारी माने आधार। कंप्यूटर दो आधारों पर काम करता है, एक जीरो पर एक वन पर, इसको बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। कंप्यूटर हमेशा बाइनरी सिस्टम पर काम करता है ना। तो 1945 में फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ अ रिपोर्ट ऑन द एडवेक, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ अ रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट आई थी, पहली रिपोर्ट यानी पहली रिपोर्ट आई थी किस पर, पहले ड्राफ्ट पर। ड्राफ्ट माने मसौदा, मसौदा का मतलब कच्चा लेखा, कैसे बनाया जाना है। पहले हम कुछ, जैसे मान लीजिए संविधान का भी मसौदा लिखा गया था ना, ड्राफ्ट कमेटी थी एक, तो ड्राफ्ट माने किस प्रकार से किया जाना है। तो एक रिपोर्ट आई थी पहले ड्राफ्ट पर कि कैसे बनाया जाएगा ऑन द एडवेक पर 1945 में। तो एडवेक पर जो आई थी वो 1945 में आई थी। इसमें स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर का प्रयोग किया गया था मेमोरी के रूप में स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। तो स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर देखिए ये 1945 से बन रहा था। सोचिए एडवेक जो है ये कब से बन रहा था, 1945 से, और बना कब, 7 साल बाद 1952 में जाकर फाइनल हुआ। तो पहली रिपोर्ट आई थी 1945 में, बना 1952 में फाइनल, है ना। तो इसमें स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर था। कौन सा आर्किटेक्चर, स्टोर्ड प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम पहले से ही, जो निर्देश थे वो पहले से ही स्टोर्ड थे, ऐसा आर्किटेक्चर। और ये जो आर्किटेक्चर दिया था वो दिया था जॉन बॉन न्यूमैन ने। इसको जॉन बॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। जो आज के कंप्यूटर काम किस सिद्धांत पर करते हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम, उसमें पहले स्टोर्ड प्रोग्राम होते हैं, है ना। तो इसी को आजकल के जितने भी कंप्यूटर हैं वो जॉन बॉन न्यूमैन कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, ध्यान रखना है। बॉन न्यूमैन बॉटल नेक का मतलब होता है कमी। बॉटल की नेक देखी है ना आपने, कोई बॉटल होती है उसकी नेक होती है, नेक माने गर्दन, उसके ऊपर जो यहाँ पर लगा है। तो बॉटल नेक का मतलब होता है कुछ बाधा है। ये बोतल में पानी जो भरा है इसके लिए बाधा है, एक प्रकार से हिंड्रेंस है, या इसको आप कमी मान लीजिए। तो बॉन न्यूमैन बॉटल नेक यानी कमी, बॉटल नेक का मतलब होता है कमी। डेटा एक ही बस से जाते तो कभी कभी स्पीड कम हो जाती। जब बहुत सारे डेटा, बहुत सारी सूचनाएं एक ही बस का मतलब होता है कंप्यूटर में रास्ता, पाथ, ठीक है, मान लीजिए रास्ता एक है। तो जब डेटा एक ही बस है, बस का मतलब होता है रास्ता कंप्यूटर में, ठीक है। जो आपकी जो तार है उसको बस बोलेंगे, जहां से डेटा जा रहा है। डेटा कहां से जाता है, तारों के थ्रू। कंप्यूटर में जो तार लगे होते हैं ना, वायर, उनके थ्रू डेटा जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो जब डेटा एक ही बस से जाए, एक ही तार से जाए, इस तार को बस बोला जा रहा है, तो कभी कभी स्पीड कम भी हो जाती है। स्पीड है ना, जो कंप्यूटर की स्पीड है वो कम हो जाती है, जिसको बोलते हैं बॉन न्यूमैन बॉटल नेक। बॉन न्यूमैन की जो सिद्धांत था, बॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, उसमें थोड़ी कमी आ गई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक और आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत, यूनिवैक 1951 में आया। यूनिवैक, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनिवर्सल यानी पूरे यूनिवर्सल यानी विश्वव्यापी, है ना, यूनि से। इसके बाद ऑटोमेटिक, यूनि से बन गया यूनिवर्सल, ए से बन गया ऑटोमेटिक, और सी से बन गया कंप्यूटर। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना। तो ये मॉचली एकर्ट दोनों ने बनाया था, और ये पहला व्यवसायिक कंप्यूटर था। कमर्शियल माने जो बेचने के लिए बनाया गया हो, बड़े पैमाने पर लोगों को बेचा जाए, वो पहला कंप्यूटर कौन था, यूनिवैक, ठीक है। इसके पहले जो कंप्यूटर बन रहे थे वो साइंटिस्टों के लिए बन रहे थे, वो उस पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन पहला जो व्यवसायिक कंप्यूटर था वो कौन था, यूनिवैक 1 1951। IBM कंपनी ने भी, जो कि अमेरिका की है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसने भी कंप्यूटर बनाए, IBM 701, IBM 360, IBM PC। लेकिन IBM ने जो पर्सनल कंप्यूटर बनाया वो 1981 में बनाया, ध्यान रखना है। IBM कंपनी ने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया 1981 में। तो IBM ने पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत की। और IBM की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, अमेरिका की एक कंपनी है, ठीक है। इंटेल 4004 ये 1971 में आया था। कब, 1971 में। ये क्या है इंटेल 4004, ये दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर है। प्रोसेसर माने CPU, माइक्रो माने छोटा CPU, मतलब दुनिया का सबसे पहला जो छोटा CPU था वो कौन सा था,
इंटेल 4004, इंटेल कंपनी का सीपीयू। तो इंटेल 4004 जो कि 1971 में आया था, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर। प्रोसेसर माने प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, माइक्रो माने छोटा। तो दुनिया का सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था? इंटेल ने। कौन बनाया था? 4004। कब बनाया था? 1971 में। ठीक है, आगे चलते हैं। मैनचेस्टर बेबी एक कंप्यूटर था, 1948 में बनाया गया था। दुनिया का पहला फर्स्ट वर्किंग स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, वर्किंग माने जो काम करता था स्टोर्ड प्रोग्राम पर, तो वो था मैनचेस्टर बेबी। ठीक है, IBM 650 ये आया था 1953 में। ये क्या था? पहला बड़े पैमाने पर उपयोग व्यवसायिक कंप्यूटर, मतलब सबसे ज्यादा पहली बार बिकने वाला। देखिए, पहली बार व्यवसाय कंप्यूटर बेचने के लिए जो बनाया गया था वो यूनिवैक था, लेकिन बड़े पैमाने पर जो बिका है ना व्यवसायिक कंप्यूटर बेचने के लिए, वो था IBM 650। इसका भी नाम आप याद रखेंगे, 1953 में आया था। बड़े पैमाने पर बहुत ज्यादा बिकने वाला। इसमें जो था है ना मैग्नेटिक ड्रम डेटा प्रोसेसिंग मशीन, मतलब डेटा को जो हम जानकारी दे रहे हैं वो डेटा है, प्रोसेस करने की मशीन थी ये। और मैग्नेटिक ड्रम इसमें जो था, चुंबकीय ड्रम जिसको बोलते हैं, चुंबकीय ड्रम है ना, ऐसा एक ड्रम होता था चुंबकीय ड्रम, यहाँ पर है ना परत चढ़ी होती थी चुंबक की। ठीक है, इस पर डेटा को स्टोरेज किया जाता था, इस पर डेटा को स्टोरेज, डेटा को सुरक्षित किया जाता था इस पर। तो है ना मैग्नेटिक ड्रम डेटा प्रोसेसिंग मशीन। तो मैग्नेटिक ड्रम जो है वो डेटा को प्रोसेस भी करता था और स्टोरेज भी करता था। तो ये IBM का 650। IBM के बारे में थोड़ा जान लीजिए। IBM की स्थापना जो हुई थी 1896 में, एक कंपनी बनाई गई थी, उसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, यानी एक ऐसी कंपनी जो मशीन बनाए, टेबुलेटिंग माने गणना करने वाली। तो टेबुलेटिंग मशीन कंपनी 1896 में बनी। इसका नाम 1911 में किया गया CTRC। CT का मतलब कंप्यूटिंग, टेबुलेटिंग यानी कंप्यूट गणना करे, टेबुलेटिंग टेबल बनाए, ऐसी रिकॉर्डिंग कंपनी, रिकॉर्डिंग कंपनी। 1924 है ना 1911 में इसका नाम चेंज हुआ, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी का CTRC हुआ। CTRC का नाम 1924 में चेंज हुआ और IBM बना। तो IBM के बारे में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का नाम उपनाम बिग ब्लू भी है, बिग ब्लू कंपनी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो कर्मचारी करते हैं काम वो पहनते हैं कैसे, वो ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं, तो बिग ब्लू भी कहते हैं। संस्थापक इस कंपनी के थॉमस वॉटसन थे, IBM के थॉमस वॉटसन। इसका मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इसकी कार्य उपलब्धियां बहुत हैं, इसने बहुत चीजें बनाई हैं। जो आप ATM जिससे आप पैसे निकालते हैं वो IBM ने ही बनाया है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM की फुल फॉर्म है। POS जो दुकान पर आप जाते हैं, एक मशीन ऐसी रखी होती है, उसमें आप अपना बगल में सामान खरीदते हैं, उसके बाद आप अपने बगल में डेबिट या क्रेडिट कार्ड लगाते हैं यहाँ पर, और उससे पैसे कट जाते हैं, उसको बोलते हैं POS, पॉइंट ऑफ सेल, है ना। सेल माने बिक्री के स्थान पर जो है ना एक मशीन रखी होती है उसको POS कहा जाता है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो ये भी किसने बनाया है? IBM ने। बहुत सारे काम किए हैं IBM ने। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा क्या है, थोड़ा हिस्ट्री टाइप का हो रहा है ये, तो उसको आप पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ना है। IC चिप कब आई? इंटीग्रेटेड सर्किट। IC को क्या बोलते हैं? IC बोल दो या इंटीग्रेटेड सर्किट, हिंदी में एकीकृत परिपथ, यानी एक सर्किट है उस पर बहुत सारी चीजों को हमने एकीकृत यानी इकट्ठा कर दिया है, एकीकृत कर दिया है एक पर, इसको बोलते हैं IC। तो एकीकृत परिपथ IC, और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर। भाई प्रोसेसर माना CPU, माइक्रो माना छोटे छोटे वाले CPU। तो IC जो इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए गए थे है ना, जो IC थी इस पर बहुत सारे सिलिकॉन के टुकड़े लगाए गए थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे एकीकृत किए गए थे, एकीकृत है ना, एक जगह पर है ना इकट्ठे किए गए थे। 1958 में IC की स्थापना हुई, इंटीग्रेटेड सर्किट, जैक किल्बी के द्वारा और रॉबर्ट नॉइस के द्वारा। रॉबर्ट नॉइस और जैक किल्बी ने पहला है ना क्या बनाया? IC बनाया। तो 1958 में IC की शुरुआत हुई, इंटीग्रेटेड सर्किट IC। और IC किससे बनी होती थी? सिलिकॉन या जर्मेनियम से, है ना। IC इसको IC चिप भी कहा जाता है, IC चिप या माइक्रो चिप भी कहा जाता है, छोटी सी चिप, क्योंकि छोटी सी जगह पे बहुत सारे सिलिकॉन जर्मेनियम इकट्ठे किए गए थे।
ये अर्धचालक थी, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। कैसी? सेमीकंडक्टर। एक होता है चालक जो बिजली को जाने दो, एक होता है कुचालक जो बिजली को ना जाने दे, एक होता है अर्धचालक जो कभी जाने दे कभी ना जाने दे। तो अर्धचालक से बनी हुई थी ये चिप। माइक्रो चिप कह दो, चाहे आईसी बोल दो, चाहे आईसी चिप बोल दो, चाहे माइक्रो चिप बोल दो। किससे बनी होती थी? सेमीकंडक्टर से। अब वर्तमान में भी बनी होती है। और कौन कौन सी? सिलिकॉन या जर्मेनियम। ज्यादातर सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। तो इसमें एकीकृत क्यों कहा गया है? क्योंकि एक ही चिप पर, चिप एक ही है, हजारों ट्रांजिस्टर और रजिस्टर, ये जो बताए हैं मैंने सिलिकॉन जर्मेनियम की, वो सिलिकॉन जर्मेनियम के ट्रांजिस्टर हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम के ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और संधारित्र यानी कैपेसिटर और डायोड। ठीक है, ये डायोड क्या होते हैं? मतलब एक ऐसी चीज समझिए जिसके दो पैर हो, वो डायोड है ना। एक ऐसी मशीन है ना जिसके तीन पैर हो, वो ट्रांजिस्टर है। ऐसे कुछ समझिए आप उसको। इसके आप चित्र देख सकते हैं गूगल करके, अगर आपको चित्र देखना है। तो इस पर ट्रांजिस्टर लगाए गए थे, इस पर ट्रांजिस्टर थे, हजारों रजिस्टर यानी प्रतिरोध थे। प्रतिरोध अगर आपने पढ़ा होगा तो वो रजिस्टर भी थे, है ना, जो आप पढ़ते हैं फिजिक्स में। प्रतिरोध है ना, जिसको इस प्रकार से दिखाते हैं, जो धारा के मार्ग में बाधा डालता है उसको प्रतिरोध कहते हैं, है ना। संधारित्र कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर। ठीक है, तो संधारित्र जो अपने में धारण करता हो आवेश को, और डायोड। ठीक है, तो एक ही चिप पर ये सब चीजें लगी होती थी। इसका कार्य क्या होता था? विद्युत सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन। जो बिजली का सिग्नल आया, मान लीजिए वो सिग्नल कमजोर पड़ गया, तो कमजोर पड़ने के बाद उसका एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है वर्धन, उसको बढ़ाना, वर्धन करना। एम्प्लीफिकेशन मान होता है वर्धन, है ना। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है वर्धन। जैसे आपके पास कोई सिग्नल आया, एक रास्ते से आया और कमजोर पड़ गया, इस सिग्नल को पुनः बढ़ाना है ना, तो उसके लिए एम्प्लीफिकेशन का यूज किया जाता है। तो विद्युत सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन करती है आईसी। लॉजिक ऑपरेशन भी करती है, जो लॉजिक ऑपरेशन होते हैं, है ना, कौन बड़ा कौन छोटा। डेटा स्टोरेज भी करती है, ये बहुत सारे काम करती थी आईसी। माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर या प्रोग्रामेबल चिप। तो माइक्रो प्रोसेसर बोल दो या प्रोसेसर बोल दो या प्रोग्रामेबल चिप भी बोल दो, क्योंकि इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, इसमें से कुछ भी मिटा सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। इसको प्रोसेसर भी कहते हैं और इसको सीपीयू भी कहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर 1971 में बना था, मैंने बताया था। इंटेल 4004 किसने बनाया था? टेड हॉफ नामक विद्वान ने। और सीपीयू का आधार क्या है? इंटेल 4004। मतलब वो सीपीयू, पहला सीपीयू बना माइक्रो प्रोसेसर, वो इंटेल 4004। और भी कंपनी है, पेंटियम है, कोर आई सीरीज है, ये सब जो है नाम, पेंटियम, कोर आई सीरीज, ये सब माइक्रो प्रोसेसर आपके मोबाइल फोनों में, है ना, कंप्यूटर्स में जो छोटे सीपीयू लगे होते हैं वो बनाती है इंटेल कंपनी या पेंटियम कंपनी या कोर आई सीरीज। ठीक है, अब भारत में देख लीजिए थोड़ा शक्ति। भारत में 2018 में एक मिशन चलाया गया, शक्ति या शक्ति नाम रखा गया, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर। भारत ने पहला स्वदेशी माने इंडिजीनियस, अपना खुद का माइक्रो प्रोसेसर यानी खुद का सीपीयू बनाया, माइक्रो प्रोसेसर बनाया। उसका नाम था शक्ति। कब बनाया? 2008 में। किसने बनाया? आईआईटी मद्रास ने। रिस्क वी आर्किटेक्चर पर आधारित। किस आर्किटेक्चर पर आधारित? रिस्क वी आर्किटेक्चर पर आधारित था। आर्किटेक्चर का मतलब संरचना, ये इस संरचना पर आधारित था, रिस्क वी आर्किटेक्चर पर आधारित था। ध्यान रखेंगे आप इसको। तो कौन सा था? शक्ति 2018। ये स्वदेशी था, बट लेकिन इसमें जो पुर्जे लगाए गए थे कुछ, वो बाहर से थे, विदेशी से। इसलिए फिर आया विक्रम 32। ये 32 क्यों है? क्योंकि इसमें 32 बिट का था, ये 32 बिट का, या विक्रम 3201। 01 माना 32 बिट। बिट कौन से होते हैं? 0 और 1 बिट होते हैं। तो भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा बना? विक्रम 32 या विक्रम 3201। इसके द्वारा, इसरो के द्वारा, इसरो की प्रयोगशाला होती है सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला, सेमीकंडक्टर लैब। तो इसरो जो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, उसकी जो सेमीकंडक्टर लैब है, सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला है, तो उसके द्वारा विक्रम 32 या विक्रम 3201 भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया 2025 में। कब बनाया गया? 2025 में, पिछले साल। और ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देता है, भारत में चीजों को बनाओ। ध्रुव 64 क्या है?
भारत का पहला 64 बिट का है ये। कितने बिट का है? 64 बिट का है। ये 32 बिट का है। 32 बिट में एक कोर होता है, 64 बिट में दो कोर होते हैं, ऐसे कोर है ना। कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसमें कितने कोर है उससे पता चलता है वो कितनी तेज गणनाएं, कितनी है ना, एक साथ कितनी गणनाएं कर सकता है। जैसे एक कंप्यूटर अगर इसमें 4 कोर हैं तो ये 4 गणनाएं कर सकता है एक साथ, 4 प्रकार की। तो एक ऐसा था 64 बिट का था, डुअल कोर था। डुअल माने 2 कोर थे, इसमें से 2 कोर लगे हुए थे, 2 छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर है ना, माइक्रो प्रोसेसर। 1 गीगाहर्ट्ज का, कितना? 1 गीगाहर्ट्ज इसकी क्षमता थी, गति थी। मैंने बताया था ना आपको कि सीपीयू की गति को मापते हैं हर्ट्ज में या गीगाहर्ट्ज में, तो इसकी गति क्या है? 1 गीगाहर्ट्ज। ये किसने बनाया? ध्रुव 64 सीडैक। सीडैक संस्था पुणे में है। सीडैक संस्था क्या है, कहाँ है? पुणे में है। इसके द्वारा बनाया गया था। सीडैक की फुल फॉर्म आप जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में कंप्यूटर के निर्माण में जितने भी भारत में सुपर कंप्यूटर बनाते ही है वो है सीडैक। सीडैक पुणे। सी का मतलब सेंटर, यानी जो सेंटर है, केंद्र है किसका? फॉर डेवलपिंग माने बनाने का, एडवांस्ड यानी उन्नत, कंप्यूटिंग यानी अच्छे कंप्यूटर जो होते हैं ना, बड़े बड़े कंप्यूटर बनाते हैं। सुपर कंप्यूटर मतलब, सुपर कंप्यूटर मतलब एक ऐसे कंप्यूटर जो मतलब आप रखें तो पता है उससे कई कमरे भर जाएंगे एक ही सुपर कंप्यूटर से, ठीक है। उसमें कई वो लगे होते हैं, क्या? सीपीयू, ठीक है। तो वो होता है सुपर कंप्यूटर। तो ये ध्रुव 64 हुआ, ये डुअल कोर था। कोर के बारे में हम जानेंगे आगे। कंप्यूटर के प्रकार देख लीजिए आप। तो एक होता है कार्य प्रणाली के आधार पर, मेथोडोलॉजी, कैसे वो काम कर रहा है। एक तो इसके आधार पर 3 प्रकार के हैं। एनालॉग कंप्यूटर, एक कंप्यूटर क्या है? भौतिक राशियों का मापन करते हैं। जो फिजिक्स में हम चीजें पढ़ते हैं ना, भौतिक राशियों का मापन, जैसे स्पीडोमीटर। गाड़ी में जो आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या आप कार चलाते हैं, उसमें आपकी स्पीड दिखती है कितनी तेज चल रही है, तो वो स्पीडोमीटर क्या है? एनालॉग है, क्योंकि उसमें भौतिक राशि दिख रही है। भौतिक राशि क्या है उसमें? चाल, स्पीड। स्पीड एक भौतिक राशि है। थर्मामीटर, तापमान दिख रहा है, तो ये एक भौतिक राशि है। सीस्मोग्राफ, भूकंप मापी, तो उसमें भूकंप का मान दिख रहा है, ठीक है, एक एनालॉग। दूसरा है डिजिटल, ये काम करता है डिजिट पर। डिजिट माने 2 अंकों पर, 0 और 1। तो डिजिटल माने जो डिजिट पर काम करता हो। बाइनरी सिस्टम यानी 0 1, 2 डिजिट पर जो काम करता हो, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, स्मार्ट वॉच, ये सब डिजिटल चीजें हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर के फिर 3 भाग होते हैं, एक सर्वर, एक वर्क स्टेशन और एक एम्बेडेड। डिजिटल के भी 3 टाइप होते हैं। एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड माने जो एनालॉग भी हो और डिजिटल भी हो, तो एनालॉग और डिजिटल का मिक्स। जैसे उदाहरण एटीएम, तो एटीएम क्या है? एनालॉग भी है और डिजिटल भी है, ठीक है। एनालॉग और डिजिटल दोनों की तरह काम कौन करता है, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर। एटीएम, एटीएम हो गया। ईसीजी जो मशीन होती है ना, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो आपकी हृदय की धड़कनों को सुनती है, उससे आपका क्या हो रहा है? हृदय की धड़कन की जो स्पीड है वो मापी जा रही है और उससे चित्र भी दिख रहे हैं। तो चित्र हो गया आपका डिजिटल और वो स्पीड हो गई आपकी कौन सी? एनालॉग। तो दोनों में आ गया। ऐसे एटीएम में सेम है। एटीएम में आपको जो पैसे आप वहां पर क्लिक कर रहे हैं वो चित्र दिख रहा है, वो है कैसा? वो निकल आया आपका डिजिटल, और जो पैसे निकल रहे हैं वो क्या सा हो गया? वो हो गया आपका एनालॉग, भौतिक राशि। पेट्रोल पंप की जो थर्मामीटर, पेट्रोल पंप है वहां की जो है ना, आप जाते हैं पेट्रोल भरवाने, वहां पर जो लगी होती है मशीन है ना, थर्मामीटर, अल्ट्रासाउंड मशीन, इंसुलिन मशीन, इंसुलिन की जांच करने वाली मशीन, ब्लड प्रेशर मशीन जिसको बोलते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर, वो सब हाइब्रिड कंप्यूटर है। महत्वपूर्ण बात होती है हमको डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। डिजिट पर जो काम करते हो, 0 1 पर काम करते हैं, तो वो 3 प्रकार के हैं। एक होता है सर्वर। आपने सुना होगा, बैंक में गए होंगे कि आज सर्वर डाउन है। सर्वर का मतलब होता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूरे भारत में एक सर्वर है, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होगा, बहुत बड़ा। इससे पूरे भारत में जितने भी स्टेट बैंक हैं उन सबके कंप्यूटर जुड़े हैं। पूरे भारत के कंप्यूटर सर्वर से जुड़े हैं, तो इसको बोलते हैं सर्वर। तो सर्वर क्या करता है? अन्य कंप्यूटर्स को सेवाएं देता है। जो छोटे अन्य कंप्यूटर्स हैं इनको सेवाएं कौन दे रहा है? ये सर्वर दे रहा है ना। किसको? क्लाइंट्स को। एक क्लाइंट्स हैं, इनको जो छोटे है ना, जो शाखाओं में, ब्रांचेज में, एसबीआई की जो शाखाएं हैं उनमें जो ब्रांच है उनमें जो कंप्यूटर है वो क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट्स माने ग्राहक कंप्यूटर हैं वो, और ये सर्वर माने सेवा दे रहा है।
ईमेल, जैसे ईमेल आपको भेजना हो तो ईमेल का एक सर्वर होता है अपना खुद का। जैसे जीमेल है ना, आप जीमेल से आप मेल करते हैं तो गूगल का मेल, तो वो कहाँ पर है, जीमेल का एक सर्वर होगा, वहां पर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होगा, उसमें जितने भी संसार में लोग मेल कर रहे हैं जीमेल गूगल मेल के थ्रू वो इकट्ठे होते होंगे। डेटाबेस का प्रबंधन, जो बहुत बड़ा डेटा है, डेटाबेस मैनेजमेंट है ना, डीबीएमएस बोलते हैं जिसको, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेटवर्क कंट्रोल, इससे नेटवर्क कंट्रोल भी होगा, कहाँ पर डेटा देना है कहाँ नहीं। वेबसाइट की होस्टिंग, वेबसाइट जो है कोई वेबसाइट को होस्ट माने बनाना, होस्टिंग करना, तो इसकी वेबसाइट यानी ये अलग अलग जो है ना, इसी वेबसाइट से तो चलाते हैं ना अपना सिस्टम, तो वेबसाइट की होस्टिंग करना तो ये होता है। दूसरा है वर्क स्टेशन, डिजिटल कंप्यूटर में डिजिटल है, डिजिटल माना 0 1 पर काम करते हैं। दूसरा है इसमें डिजिटल कंप्यूटर में वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन ये क्या होते हैं, जो साधारण कंप्यूटर अपने वाले हैं उनसे अधिक शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि इनमें सीपीयू तेज गति से काम करते हैं। तो वर्क स्टेशन साधारण कंप्यूटर से तेज गति से काम करते हैं, क्योंकि इसमें रैम भी ज्यादा होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जितनी ज्यादा रैम उतना ज्यादा काम। ठीक है, तो रैम जो होती है ना आपके, जैसे मोबाइल की रैम क्या होगी, 4 128 है, 4 64 3 64 3 32 ऐसा कुछ होगा। तो 3 32 आप कहते हैं जैसे ही, तो 3 का मतलब होता है रैम। ठीक है, आपकी वो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, और एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम केवल पढ़ सकते हैं, रीड ओनली कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो आप कहते हैं 3 GB और 32 GB, तो 3 GB होती है रैम और 32 GB क्या होती है, रोम। तो ये होती है स्थाई। रोम कैसी मेमोरी होती है, स्थाई, आप कुछ भी डाउनलोड करते हैं वो रोम में चला जाता है। रीड ओनली मेमोरी, तो आप उसको रीड कर सकते हैं केवल। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम होती है वो, रैंडम मेमोरी होती है, मतलब इसमें जो डेटा होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे हम अभी ये चला रहे हैं, मैं जैसे इससे इसको अगर स्विच ऑफ कर दूंगा इस डिजिटल बोर्ड को, तो ये सब नष्ट हो जाएगा, ये सब है ना। ये किस पर चल रहा है, ये रैम पर चल रहा है, 3 GB पर मान लीजिए या जितनी भी हो, तो ये रैम पर चल रहा है। इसको मैं स्विच ऑफ कर दूंगा तो ये सब डेटा यहाँ से हट जाएगा, फिर मुझको शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। तो ये वर्क स्टेशन कंप्यूटर होते हैं डिजिटल कंप्यूटर के टाइप में, साधारण कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली, सीपीयू तेज, इसमें सीपीयू जो होता है वो तेज गति से काम करता है, क्योंकि ज्यादा बड़ी रैम होती है इसमें, जितनी बड़ी रैम उतना बड़ा इसमें प्रोग्राम चल सकता है। ठीक है, उतना बड़ा है। ठीक है, इसके बाद और स्टोरेज भी इसकी बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा स्टोरेज करती है, ज्यादा मेमोरी मतलब स्टोरेज करती है, अपने अंदर डेटा को स्टोर करती है। जैसे 3D ग्राफिक्स हो गया, 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स, ग्राफिक्स का मतलब होता है टेक्स्ट हो गया, आप कुछ लिख रहे हैं वो भी ग्राफिक्स है, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इमेज हो गया, है ना, आपके ये सब ग्राफिक्स कहलाते हैं। तो 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स में यूज किए जाते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर। इंजीनियरिंग की डिजाइन हो गई, इंजीनियरिंग डिजाइन जैसे कैड और कैम, इंजीनियर डिजाइन बनाते हैं कंप्यूटर पर, वो वर्क स्टेशन होते हैं। जैसे कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो एक कंप्यूटर की एडेड माने सहायता से डिजाइन बनाई गई कुछ, है ना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर की सहायता से मैन्युफैक्चर माने कुछ बनाया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। तो ये हो गया। और तीसरा होता है एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब लगाया गया बाहर से। अगर किसी मशीन के अंदर कोई डिजिटल कंप्यूटर है तो उसको एम्बेडेड बोलते हैं। जैसे एक ही विशिष्ट कार्य के लिए होते हैं ये, जैसे वॉशिंग मशीन में भी कंप्यूटर है, वॉशिंग मशीन में भी कंप्यूटर है, वो भी डिजिटल है बट वो एम्बेडेड है, मतलब उसमें एक ही प्रोग्राम स्टोर है, एक ही विशिष्ट काम कर पाएगा वो। वॉशिंग मशीन वही काम करती है, धोने का, कपड़ा सुखाने का। माइक्रोवेव ओवन में भी एम्बेडेड कंप्यूटर, ट्रैफिक सिग्नल में भी जो ट्रैफिक में सिग्नल होते हैं उनमें भी एम्बेडेड क्या होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। डिजिटल कैमरा, इसमें भी एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, उसमें पहले से ही लगा होता है, एक विशिष्ट काम करेगा वो। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल है तो बस वो बताता रहेगा, हाँ निकलिए रुकिए जाइए, है ना, तो ऐसा एक ही काम। तो ये हो गया आपका कार्य प्रणाली के आधार पर ये। और दूसरा होता है उद्देश्य के आधार पर, जनरल पर्पज माना सामान्य प्रयोजन के लिए, स्पेशल पर्पज माना विशिष्ट प्रयोजन के लिए। सामान्य प्रयोजन जो हम दैनिक कामकाज करते हैं वो सामान्य प्रयोजन है, और विशिष्ट माने जैसे मान लीजिए मौसम का पूर्वानुमान करना हो, तो मौसम वेदर की फोरकास्टिंग करनी हो, वेदर माना मौसम, मौसम का पूर्वानुमान लगाना है, पहले से अनुमान।
कि कल क्या होगा, पानी बरसेगा नहीं बरसेगा, तो स्पेशल पर्पज हो गया, है ना। किसी रिसर्च के लिए कोई बनाया जाए तो वो स्पेशल पर्पज हो गया, है ना। तो अलग जो विशिष्ट काम होते हैं उनके लिए वो स्पेशल पर्पज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के प्रकार आकार के आधार पर माइक्रो और मिनी देखिए। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, जो सबसे छोटे हैं वो माइक्रो। मिनी का मतलब होता है छोटे से थोड़ा बड़ा, है ना, सूक्ष्म से थोड़ा बड़ा। ये भी है छोटा, इसका मतलब होता है छोटा। मिनी का मतलब होता है छोटा और माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म माने जो बहुत छोटा है वो सूक्ष्म है, और जो माइक्रो है मिनी है वो छोटा है, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर, तो इसमें माइक्रो क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें लगाए गए हैं माइक्रो प्रोसेसर। यानी इसमें जो सीपीयू लगाए गए हैं ना, प्रोसेसर माने सीपीयू जो प्रोसेसिंग करता है, वो माइक्रो छोटे लगाए गए हैं, बहुत छोटे, बहुत छोटे प्रोसेसर, बहुत छोटी चिपें लगाई गई हैं इसमें, बहुत छोटे सीपीयू लगाए गए हैं, इसलिए इसको माइक्रो कंप्यूटर कहा गया है। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है जैसे डेस्कटॉप, ब्रीफ, है ना, डेस्क पर रख कर चला सकते हैं, जो डेस्कटॉप हो गया, ब्रीफ में रख सकते हैं जैसे लैपटॉप हो गया, छोटे पर्सनल कंप्यूटर जो हो गए वो सब होते हैं। उदाहरणतः डेस्कटॉप, टैबलेट, लैपटॉप, नोटबुक भी कहते हैं जिसको, पाम टॉप जो पाम यानी हथेली पर रखकर चलाया जाए, पीडीए जिसको बोलते हैं पर्सनल यानी व्यक्तिगत डिजिटल असिस्टेंट, एक प्रकार का लैपटॉप ही है ये, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट टैबलेट ही है, कुछ भी मान लीजिए। पर्सनल कंप्यूटर का विकास सबसे पहले किसने किया था, मैंने बताया था आईबीएम ने किया था। कब किया था, 1971 में किया था। उसका नाम क्या था, कैनबैक 1 था पर्सनल कंप्यूटर जो पहला बना था। माइक्रो प्रोसेसर आधारित पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन था जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हो, तो वो 1973 में बना था, ठीक है। माइकरेल नाम था उसका। R2E फ्रांस की एक कंपनी ने इसको बनाया था। लैपटॉप कैसा होता है, लैपटॉप जो गोदी में लेकर चलाया जाए, तो ये पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर होता है। पोर्टेबल माना में एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट यानी आसानी से ले जा सकते हैं इसको, तो पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर ही होता है। आविष्कार इसका किसने किया था लैपटॉप का, एडम ऑसबॉर्न ने 1981 में। और उस पहले लैपटॉप का नाम था ऑसबॉर्न ने अपने ही नाम पर ऑसबॉर्न 1 रखा था। तो ये छोटे होते हैं। माइक्रो का मतलब जैसे माइक्रो प्रोसेसर हो, छोटी चिप हो। दूसरा है मिनी, इसको बोलते हैं मिड रेंज कंप्यूटर। ये मिड रेंज के हैं, बीच की रेंज के हैं, एक ना तो ज्यादा छोटे हैं ना ज्यादा बड़े हैं, मिड रेंज है। इसमें एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं, एक से ज्यादा इसमें सीपीयू लगे होते हैं, तो वो होते हैं मिनी। कैसे होते हैं, मिनी। पहला मिनी कंप्यूटर था पीडीपी 8। कौन सा था, पीडीपी 8, 1965 में बना था। इसमें कई सीपीयू लगे होते हैं। माइक्रो में केवल एक ही सीपीयू लगा होता है, इसमें कई सीपीयू लगे होते हैं। पहला पीडीपी 8 1965। उदाहरण और भी हैं इसके, AS400 प्राइम कंप्यूटर, स्पार्क, HP 1000, HP 2100, HP 300। तो ये जो HP कंपनी के हैं ये मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं, आप याद रखेंगे, इनको बार बार पढ़ना है। आगे बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार। हम देख रहे हैं अब इसमें मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अब सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर, थोड़ा उससे बड़ा, थोड़ा बड़ा मिनी, उससे बड़ा मेन फ्रेम, उससे बड़ा मेन फ्रेम। तो मेन फ्रेम आकार में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, क्योंकि मिनी से भी बड़े हैं, तो आकार में बहुत बड़े होते हैं और ये सर्वर कंप्यूटर के रूप में उपयोग होते हैं। जितने मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये सर्वर, जैसे मैंने बताया था एसबीआई पूरे देश भर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्वर है, इससे पूरे देश के बैंक जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो देश भर के कंप्यूटर जुड़े हुए एक कंप्यूटर से जुड़े हैं ना, तो इसको सर्वर कहा गया। तो सर्वर के रूप में छोटा कंप्यूटर थोड़े लगेगा, इसके रूप में बड़ा कंप्यूटर लगेगा, और वो भी कौन सा, मेन फ्रेम। तो ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, सर्वर कंप्यूटर के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। इसके जनक जीन एमडाहल को कहा जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के जनक जीन एमडाहल हैं। उदाहरण है मेन फ्रेम के IBM 360, IBM सिस्टम, IBM 704, ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। सुपर कंप्यूटर देखिए, अब वर्तमान में युग है सुपर कंप्यूटरों का। तो सुपर कंप्यूटर में आप देख लीजिए कई सीपीयू लगे होते हैं, इसमें भी कई सीपीयू, इसमें भी कई सीपीयू लगे होते हैं, बहुत ज्यादा। पता है एक सुपर कंप्यूटर कई कमरों में भर सकता है, सोचिए एक ही सुपर कंप्यूटर की गति नापते हैं फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग, फ्लोटिंग माने, ठीक है, तैरना। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, यानी पर सेकंड यानी एक सेकंड में
ऑपरेशंस माने संक्रियाएं कितनी हो रही हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कितने हैं, तो फ्लॉप्स में इसकी गति मापी जाती है ना। सुपर कंप्यूटर की जो गति है वो फ्लॉप्स में मापी जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है। जनक, सुपर कंप्यूटर के जनक सैमुर क्रे को कहा जाता है विश्व में, और भारत में जो सुपर कंप्यूटर के जनक है विजय पी भाटकर। विजय पी भाटकर ने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था परम 8000 1991 में बना था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 में बना था। किसने बनाया था? सीडेक पुणे ने। सीडेक की फुल फॉर्म हम पहले बता चुके हैं, सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग। इसकी स्थापना है ना, तो पहला भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। इसमें विजय पी भाटकर का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए भारत में विजय पी भाटकर को सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं। और जो परम 8000 था इसकी स्थापना पुणे में ही मौसम वेधशाला में की गई थी। पुणे में भारत की मौसम वेधशाला है ना, वेदर ऑब्जर्वेटरी है, वहां पर इसको स्थापित किया गया था, लगाया गया था। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था सीडीसी 6600, सीडीसी 6600, जिसको 1964 में बनाया गया था। किसके द्वारा? तो कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन एक कंपनी थी, उसने अपने नाम पर ही रखा था, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन, ठीक है, एक कंपनी थी सीडीसी, उसने सीडीसी 6600 1964 में बनाया था। और क्रे 1 जो सैमुर क्रे थे, इन्होंने क्रे 1 कंप्यूटर बनाया था 1976 में। स्थापना है ना, इसको क्रे है ना सैमुर क्रे ने बनाया था, और इसकी स्थापना की गई थी लॉस एलमास नेशनल लेबोरेटरी, है ना, ये अमेरिका की प्रयोगशाला थी एक, उस प्रयोगशाला में इसको स्थापित किया गया था। भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स, मल्टी माने कई, पेटाफ्लॉप्स माने पेटाफ्लॉप्स जो है उसकी गति है, तो है वो है प्रत्यूष। पहला सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष था, जिसको आईआईटीएम पुणे में लगाया गया था। आईआईटीएम माने इंडियन इंस्टीट्यूट, भारतीय संस्थान ऑफ ट्रॉपिकल माने उष्ण कटिबंधीय, मीटरोलॉजिकल माने मौसम विज्ञान, तो भारतीय उष्ण कटिबंधीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान जो था आईआईटीएम, वहां पर जो भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स कंप्यूटर था प्रत्यूष, वो लगाया गया था। कब? 2000, वो है ना, ये जो गलत है, ठीक है, इसको डेट इसको आप हटा देना है। आगे देखते हैं वर्तमान में सबसे तेज कौन से सुपर कंप्यूटर है? तो विश्व में है एल कैपिटन। वर्तमान में अगर हम देखें तो सबसे तेज विश्व में सुपर कंप्यूटर कौन है? एल कैपिटन अमेरिका का। और भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में एरावत कंप्यूटर है, एरावत एआई सुपर कंप्यूटर भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है ये, ठीक है। भारत के प्रमुख सुपर कंप्यूटर देख लीजिए, तो पहला है परम 8000, परम शिवाय है शिव जी के नाम पर, तो ये आईआईटी बीएचयू में लगाया गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और बनारस में है ना भोले बाबा की नगरी है बनारस, तो वही आई परम शिवाय आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। परम युवा 2 ये भी सुपर कंप्यूटर है। परम संगणक आईआईटी खड़गपुर में लगाया गया है, परम संगणक, है ना। परम सिद्धि एआई ये भी सुपर कंप्यूटर है। परम ब्रह्मा, परम प्रवेग, परम 8600, परम 10,000, परम अनंत ये आईआईटी गांधीनगर में लगाया गया। मिहिर कंप्यूटर जो परम है ना, मिहिर है जो, मिहिर कंप्यूटर भी सुपर कंप्यूटर है, आईआईटीएम पुणे में लगाया गया है। प्रत्यूष भी आईआईटीएम पुणे में लगाया गया है, पढ़ चुके हैं। एका भी सुपर कंप्यूटर भारत का एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। किसके बारे में? कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, ठीक है। तो इसको देखेंगे आप लोग बहुत ध्यान से। देखिए कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं, कंप्यूटर को बांटा गया है पीढ़ियों के आधार पर 5 पीढ़ियों में। तो हम बात करेंगे 5 पीढ़ियों के बारे में। तो पीढ़ी यहाँ पर जनरेशन, जैसे आप बोलते हैं ना मेरा मोबाइल 5G है, तो उसका जी का मतलब होता है जनरेशन, ठीक है। तो कंप्यूटर में 5 पीढ़ी है मुख्य रूप से। तो हम पढ़ेंगे क्या पीढ़ी, उस पीढ़ी के मुख्य घटक, उस पीढ़ी में कंपोनेंट्स क्या थे। मेमोरी, उस पीढ़ी में मेमोरी के रूप में किसका उपयोग किया जाता था, गति किसमें मापते थे उस कंप्यूटर की। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा था, ऑपरेट मतलब कैसे वो काम करता था, ऑपरेट मतलब होता है काम करना, किस आधार पर वो काम करता था, कौन कौन सी भाषाएं जानता था कंप्यूटर प्रयोग होती थी, और उदाहरण उसके देखते हैं कंप्यूटर के नाम क्या क्या थे। तो यहाँ पर पहली पीढ़ी है और दूसरी पीढ़ी है। पहली पीढ़ी चली 1942 से 54 और दूसरी चली 55 से 64। ये पीढ़ियों की डेट थोड़ी है, इनको आप वैसा ही ध्यान में रखिए। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात नली का प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। निर्वात मतलब ऐसी नली जिसमें कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, ऐसी नली।
तो निर्वात नली वैक्यूम ट्यूब, इसको बाल्ब भी कहते हैं, बाल्ब का प्रयोग किया गया था। निर्वात नली या बाल्ब की खोज जॉन फ्लेमिंग ने 1904 में की थी, इसकी निर्वात नलिका की खोज। तो निर्वात नलिका का प्रयोग किया गया था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के रूप में मुख्य घटक, और मेमोरी के रूप में पंच कार्ड लगाए गए थे। मैंने बताया था हरमन हॉलवर्थ ने पंच कार्ड बनाए थे, तो डेटा को स्टोरेज करने के लिए पंच कार्ड पहली पीढ़ी में उपयोग किया गया था। मिली सेकंड इसकी स्पीड थी 10⁻³ यानी 1/100, इसी को बोलते 1/1000, 100 नहीं 1/1000, यानी 1 सेकंड के 1000 टुकड़े कर दो, तो इतनी तेज उसकी गति थी। ठीक है, इतने कम समय में वो एक ऑपरेशन करता था। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम OS ऑपरेटिंग सिस्टम बैच था, बैच का मतलब जत्था, समूह, यानी हम यूजर थे, यूजर सीधे कंप्यूटर से बात नहीं करते थे, यूजर सीधा है ना कंप्यूटर से बात नहीं करता था। यूजर क्या करता था, डेटा देता था, वो डेटा अलग अलग बैच के रूप में जाते थे, जत्थे, बैच माने होता है जत्था या समूह, उसके रूप में जाते थे कंप्यूटर के पास। तो सीधा है ना, सीधा यूजर का कंप्यूटर से सीधा इंटरफेस नहीं होता था, बीच में एक बैच बनता था, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर जो भी थे वो मशीन भाषा पर काम करते थे। मशीन यानी जो कंप्यूटर एक मशीन है वो मशीन भाषा जानती है, इसको मशीन लैंग्वेज कह दो, चाहे बाइनरी भाषा बोल दो। 0-1 बाइनरी माने 0-1, इसी को लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, निम्न स्तरीय भाषा। देखिए 2 प्रकार की भाषाएं होती है, कंप्यूटर जिसे जानता है वो लो लेवल लैंग्वेज है LLL, और हम लोग जो जानते हैं हिंदी अंग्रेजी ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर जानता है लो लेवल लैंग्वेज। तो कम यानी इसमें पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में 0-1 में चीजें लिखी जाती थी। सोचिए जो कंप्यूटर चलाता था वो 0-1 के रूप में चीजों को लिखता था। सोचिए आज तो हम लिखते हैं, कुछ भी देखना हो कि ये है ना ये कैसे करें तो सीधा इंग्लिश में लिख देते हैं, बोल देते हैं, बट उस टाइम पर जो कंप्यूटर को हम इनपुट देते थे वो 0-1 के रूप में 0-1 दबाते थे। सोचिए कैसा था पहला, है ना। इसके उदाहरण है मैंने पढ़ा दी है, ENIAC, एडवैक, एडसैक, यूनिवैक 1, IBM 650, 701, CIAC, मार्क 1 ये सब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। एक दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से 64 10 साल चले लगभग, ये है ना, ये भी 10-12 साल चले। अब निर्वात नली जो थी वो बहुत गर्म होती थी, ट्यूब, इसको हटाया गया और ट्रांजिस्टर लाए गए। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर लाए गए। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था 1947 में, अमेरिका के विलियम शॉकले, जॉन बार्डिन और वॉल्टर वेटन, इन लोगों ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर लगाए गए। ऐसे ट्रांजिस्टर माने तिकोना जिसके 3 पैर हो, ऐसा ट्रांजिस्टर मान लीजिए एक ऐसा उपकरण। और इसमें पंच कार्ड की जगह पर मैग्नेटिक टेप आ गया था। मैग्नेटिक टेप यानी रील ऐसी वाली, सिक्वेंशियल जो क्रम से एक्सेस डेटा, जिसमें हम क्रम से डेटा को एक्सेस कर पाते थे, सीधा जंप करके नहीं कि पहले गाने से 10वें गाने पर सीधा पहुंच जाए, नहीं, पहला गाना फिर दूसरा गाना फिर तीसरा गाना क्रम से बढ़ते थे, तो वो था सिक्वेंशियल एक्सेस पर। तो मैग्नेटिक टेप आ गई यहाँ पर पंच कार्ड की जगह पर। मिली सेकंड से और गति बढ़ी, माइक्रो सेकंड 10⁻⁻⁶ हो गई। यहाँ पर ही वही था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच माना इस समूह के रूप में डेटा को दिया जाता था, है ना, जो ऑपरेट यानी कंप्यूटर काम करता था वो सामूहिक रूप में डेटा जाता था, है ना, इनपुट जाता था। और टाइम शेयरिंग, समय को शेयर करता था, समय यानी समय लगता था कि इस समय में ए ऑपरेशन होगा, इस समय में ए ऑपरेशन, टाइम शेयरिंग। इसमें भाषा एक आई असेंबली भाषा। असेंबली भाषा जो है वो एक लो लेवल लैंग्वेज है, LLL लो लेवल लैंग्वेज है। फिर यानी ये हम नहीं जानते, कंप्यूटर जानता है असेंबली भाषा, ठीक है। तो असेंबली भाषा लेकर आ गई थी, इसका विकास किया था कैथलीन बूथ ने असेंबली भाषा का। इसमें कुछ संकेत थे, जैसे 0-1 तो था ही, इसमें जैसे जोड़ना होता था तो हम ऐड लिख देते, एडिशन नहीं लिखते थे, ऐड, सब्सट्रैक्शन के लिए सब, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल, ऐसे लिख देते थे, है ना इसमें। लेकिन अब असेंबली भाषा जो है उसमें कुछ इंग्लिश के शब्द आ रहे हैं, ऐड, सब, तो अब अंग्रेजी को तो जानता नहीं है ना कंप्यूटर, कंप्यूटर तो ADD को जानता नहीं है, वो तो 0-1 को जानता है। तो इस ADD या सब को 0-1 में बदलने के लिए कुछ अनुवादक लगाए गए, ट्रांसलेटर, जो ट्रांसलेट करे ऐड को, सब को 0-1 में, जितनी भी चीजें हैं उनको 0-1 में, न्यूमोनिक्स होते हैं, है ना, इनको 0-1 में बदलने के लिए ट्रांसलेटर लगाए गए। ट्रांसलेटर, जैसे कोई हम हिंदी या अंग्रेजी जानते हैं कोई एक भाषा और दूसरा कोई दूसरी भाषा जानता है, तो हम उसकी भाषा नहीं समझ पाते हैं, तो एक बीच में हम ट्रांसलेटर रखते हैं कि नहीं, दुभाषिया का जो काम करता है, तो वो दोनों भाषा जानता है।
इसमें ट्रांसलेटर लगाया गया था कि जो इन भाषाओं को ADD और SUV इनको कंप्यूटर नहीं समझ रहा है, ये भले ही लेकिन कंप्यूटर की असेंबली भाषा है, लो लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर को समझना चाहिए, बट कंप्यूटर इसमें जो 0 1 है वो तो समझ रहा है, लेकिन ऐड और सब को नहीं समझ रहा। तो ट्रांसलेटर के रूप में इसमें असेंबली भाषा को बदलने के लिए असेंबलर नामक सॉफ्टवेयर का यूज किया गया। सॉफ्टवेयर कौन सा? असेंबलर। असेंबलर क्या था? जो लो लेवल लैंग्वेज यानी 0 1 में चेंज कर देता था असेंबली भाषा को। जो असेंबली भाषा थी ऐड सब इनको 0 और 1 में बदल देता था, तो लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता था। असेंबली भाषा भी लो लेवल लैंग्वेज है और इसको 0 1 में बदलना ये भी लो लेवल लैंग्वेज है। इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज भाषाओं का विकास हो गया था, मतलब विकास होने लगा था। जैसे कोबोल, कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CO से बनेगा कॉमन, B से बनेगा बिजनेस, ये बिजनेस के लिए बनाई गई थी, व्यवसाय उपयोग के लिए। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो बिजनेस के लिए ये भाषा बनाई गई थी, हाई लेवल लैंग्वेज थी। फॉरट्रान हाई लेवल लैंग्वेज थी जो हम लोग समझ पाते हैं। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये वैज्ञानिकों के लिए जो काम करती थी वो फॉर्मूला ट्रांसलेशन भाषा काम करती थी, हाई लेवल लैंग्वेज थी, यानी ये कंप्यूटर नहीं समझता था। तो इसके लिए भी कुछ क्या लगाए जाएंगे? ट्रांसलेटर, जो बदलेंगे इन हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें? 0 1 में। और उन ट्रांसलेटर का नाम क्या था? तो एक ट्रांसलेटर पढ़ लिया हमने असेंबलर, जो असेंबली भाषा है लो लेवल लैंग्वेज को 0 1 में बदलेगा वो असेंबलर है, वो सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार जो हाई लेवल लैंग्वेज को बदलेगा वो भी ट्रांसलेटर होंगे, वो हाई लेवल लैंग्वेज यानी हिंदी या इंग्लिश को 0 1 में बदलेगा। और उनके नाम है 2, एक है कंपाइलर और एक है इंटरप्रेटर। ठीक है, कंपाइलर माने कंप्लीट, कंपाइलर माने जो कंप्लीट जो आपने इनपुट दिया है, जितना भी मैसेज आपका है उस पूरे मैसेज को वो एक बार में ही रीड करेगा, एक बार में ही उसमें पूरी कहां कहां पर गलतियां उसको ढूंढ लेगा वो, है ना, जो कंपाइलर है। और एक होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रीटेटर। तो इंटरप्रीटेटर क्या होता है? जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता था। एक लाइन पढ़ी उसने 0 1 में बदल दिया, दूसरी पढ़ी 0 1 में बदल दिया, उसमें गलती हुई तो ढूंढ लिया। लेकिन कंपाइलर में क्या था? पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ा, एक बार में उसको 0 1 में बदल दिया। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर। ठीक है, तो इन भाषाओं के लिए कंपाइलर आ गए थे, इंटरप्रेटर। ठीक है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हैं? एटलस है, हनीवेल 400 है, CDC 1604 है, CDC 3600 है, IBM का 7000 है, IBM को 1401, IBM 1620, IBM 70, IBM 7094, PDP 1, PDP 8, यूनिवेक 1107, यूनिवेक 1108, NCR 304। नाम है, पढ़ लेना आप इनको, कंप्यूटर के नाम है दूसरी पीढ़ी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी पीढ़ी 1965 से 74 तक चली। ठीक है, 10 साल ये भी चली। इसमें क्या आ गया? पहली पीढ़ी में निर्वात नली, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में क्या आ गया? IC चिप। क्या आ गया? IC चिप। IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इसमें क्या था? SSI, स्मॉल यानी छोटे, स्केल माने लेवल पर इंटीग्रेशन किया गया था, मतलब एक चिप बनाई गई थी, इसमें ट्रांजिस्टर या डायोड या रजिस्टर या कैपेसिटर लगाए गए थे, लेकिन वो कैसे स्केल पर? छोटे स्केल पर, कम कम लगाए गए थे, ज्यादा नहीं लगाए गए थे। तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन था SSI, और LSI माने लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर भी लगाए गए। तो यहाँ पर क्या आ गया था? तीसरी पीढ़ी में IC चिप आ गई। IC चिप तीसरी पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में जो डेटा स्टोर होता था मेमोरी के रूप में वो पंच कार्ड था, दूसरी पीढ़ी में मैग्नेटिक टेप आ गया था, और तीसरी पीढ़ी में मैग्नेटिक डिस्क आ गई थी, या मैग्नेटिक डिस्क को कहते हैं मैग्नेटिक कोर, ऐसी होती है मैग्नेटिक डिस्क। जैसी मैग्नेटिक डिस्क आ गई थी, ये डिस्क जो है गोल गोल होती है ना, मैग्नेटिक डिस्क। चुंबकीय माध्यम, मैग्नेटिक माना चुंबक, चुंबकीय माध्यम में यहाँ पर डेटा स्टोरेज होता था, तो मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक कोर आ गई थी, तो यहाँ पर डेटा है ना। और गति बढ़ गई थी माइक्रो से, माइक्रो दूसरी पीढ़ी में थी, पहले में मिली थी, फिर माइक्रो पर नैनो, 10 की घात है -9 सेकंड इसकी गति और तेज हो रही है लगातार। ऑपरेटिंग सिस्टम में वही टाइम शेयरिंग या रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम, एक साथ कई प्रोग्राम जो चलाए, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, एक साथ कई प्रोग्राम चल सकते थे एक साथ। तो मल्टी प्रोग्राम में या रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम, या टाइम शेयरिंग, या रियल टाइम शेयरिंग, इसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम थे। अब भाषाएं जो थी वो
हाई लेवल लैंग्वेज थी, उच्च स्तरीय भाषाएं, हाई लेवल लैंग्वेज थी जो हम समझते हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है। हम हाई लेवल लैंग्वेज में चीजों को लिखेंगे, कंप्यूटर बदलेगा, कंप्यूटर में जो ट्रांसलेटर है वो बदलेगा उसको 0 और 1 में। तो जैसे बेसिक भाषा है, पास्कल है एल्गोल है ना, फोर्ट्रान है, कोबोल है ना। बताइए कोबोल की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको, ठीक है, फोर्ट्रान की भी फुल फॉर्म बताई है। ये हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इनको लो लेवल लैंग्वेज में बदलेगा कौन? अनुवादक, ट्रांसलेटर। कौन? 2 ट्रांसलेटर है, 3 होते हैं ट्रांसलेटर। एक होता है असेंबलर जो कि लो लेवल लैंग्वेज यानी असेंबली लैंग्वेज को बदलेगा 0-1 में। असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है और 0-1 भी लो लेवल लैंग्वेज है, बट असेंबली लैंग्वेज में थोड़े एडीडी आ रहे थे, कुछ इंग्लिश के शब्द आ जा रहे थे, तो उनको बदलेगा असेंबलर, ठीक है। उसके बाद दूसरा हुआ कंपाइलर, जो कंप्लीट हाई लेवल लैंग्वेज के जो यानी मैंने कुछ इंग्लिश में लिखा, उस पूरे पैराग्राफ को एक बार में बदल दिया उस सॉफ्टवेयर ने। उस सॉफ्टवेयर का नाम है कंपाइलर, यानी सॉफ्टवेयर या अनुवादक, ट्रांसलेटर। और जो एक एक लाइन बदलता है वो अनुवादक क्या कहलाता है? वो ट्रांसलेटर होता है, इंटरप्रेटर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो इनको बदलेगा। मिनी कंप्यूटर आ गए थे इसमें, जैसे IBM का 360, 370, 760, 168, 960, ये सब IBM के प्रकार थे। हनीवेल की 6000 सीरीज, PDP 8, PDP 2, PDP 1, CDC 6600, CDC 1700, TDC 316, ICL 2900, ICL 1900, ठीक है। ये उदाहरण है। इसके बाद अब बात करते हैं हम चौथी पीढ़ी की। चौथी पीढ़ी 75 से 89 तक चली। इसमें आए माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो प्रोसेसर यानी जो प्रोसेसर माना होता है CPU, वो थे वो माइक्रो, छोटे लेवल पे आ गए। छोटे लेवल पर मतलब बहुत छोटी चिप बनने लगी अब। और इसमें होने लगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो था ही, अब हो गया VL, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी छोटी सी चिप में बहुत बड़े स्तर पर इंटीग्रेशन किया गया है, डायोड का, ट्रांजिस्टर का और रजिस्टर का और कैपेसिटर का, बहुत बड़े स्तर पर, वेरी लार्ज। और यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क थी और यहाँ पर अर्धचालक मेमोरी आ गई। सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन कौन सी? अर्धचालक मेमोरी मैंने बताया था जो सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनी होती है, जैसे रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि अस्थायी होती है। रीड ओनली मेमोरी जो स्थायी होती है, परमानेंट होती है। जैसे आपके जो फोन है, आपने कोई बाहर से इसमें चिप तो लगाई नहीं है, आपके फोन में फिर भी PDF है, वीडियोज आप डाउनलोड करते हैं, वो रैम में रहते हैं, वो रोम में रहते हैं। और जो आप प्रोग्राम चलाते हैं, जो चला रहे हैं, वो रैम में रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क तो थी ही, मैग्नेटिक डिस्क यहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी। मैग्नेटिक डिस्क के टाइप होते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक डिस्क का प्रकार है। और एक और है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है ना, मैग्नेटिक डिस्क के ही प्रकार हैं। तो इसमें रैम और रोम भी आ गई थी। गति बढ़ गई नैनो से पिको, 10 की घात है -12, और तेज गति हो गई। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया इसमें, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पूछ लेते हैं कि विंडोज क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मैक से बनता है, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब यहाँ पर ग्राफिकल चीजें आने लगी थी। ग्राफिकल मतलब टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ठीक है, इमेज, ये सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया गया। यहाँ पर भी हाई लेवल लैंग्वेज थी, C++, SQL जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म है। ए भाषा का विकास हुआ, तकनीकी विकास हुआ, जैसे इंटरनेट भी आया इसी पीढ़ी में, ठीक है। इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर, इसमें माइक्रो कंप्यूटर बनाए जाने लगे, जैसे DEC 10, स्टार 1000, IBM 4341, PDP 11, एप्पल 1, VEX 9000, क्रे 1, क्रे XMP, ये सब उदाहरण है, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना है आराम से, कोई दिक्कत है ना, कॉन्सेप्ट पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और पांचवी पीढ़ी देख लीजिए, 1990 से आज तक चल रही है। इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किया गया और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किया गया, यानी छोटी सी चिप पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या लगाया गया, बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रांजिस्टर, डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटेटर, ट्रांजिस्टर, ये सब लगाए गए, तो ये अल्ट्रा लार्ज हो गया। यहाँ पर मेमोरी कुछ आई जिसको बोला गया ऑप्टिकल डिस्क, प्रकाशिक, ऑप्टिकल माने प्रकाशिक डिस्क आ गई। जैसे मैं बताता हूं आपको, CD,
सीडी आपने देखी होगी ऐसी गोल गोल। कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी ऐसी ही होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बीआरडी या बीडी, ब्लू रे डिस्क। ये तीन थी। सीडी में थोड़ा विकास हुआ, डीवीडी बना, डीवीडी में और ज्यादा विकास हुआ, बीआरडी बना, यानी एडवांस होती गई, लगातार सुधार होता गया। तो ये ऑप्टिकल डिस्क आ गई थी इसमें। जैसे सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी की डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बीआरडी की ब्लू रे डिस्क, ये सब है। तो यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क आ गई और एसएसडी आ गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एक ऐसी ड्राइव या मेमोरी जो सॉलिड स्टेट में डेटा को स्टोर करती हो। सॉलिड माना ठोस अवस्था में। इसकी गति और बड़ी, फेमटोसेकंड 10⁻⁻15। और इसकी विशेषताएं आप जानते हैं। वर्तमान का युग है, एआई युग है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आ गया, यानी कंप्यूटर। अब क्या है, कंप्यूटर के पास निर्णय लेने की क्षमता। आप उससे पूछते हैं, कंप्यूटर से पूछते हैं कि बताइए मैं इस बारे में जानना चाहता हूं, तो कंप्यूटर तुरंत उसको आपको तुरंत बता देता है कि इसका जवाब ए होगा, इसका जवाब ए होगा। तो क्या है, कंप्यूटर निर्णय ले रहा है। ठीक है, जैसे वॉइस रिकॉग्निशन, आप जो वॉइस है अपनी, आपकी आवाज को कंप्यूटर पहचान लेता है। आप कहते हैं हे गूगल, हे सीरी, ठीक है ना, आप बोलते हैं तो वो बताता है कि आपको, आप पूछ सकते हैं किसी भी, है ना, वॉइस रिकॉग्निशन में आप जेमिनी से पूछेंगे बताइए जेमिनी, है ना, कि कंप्यूटर को कैसे आसान भाषा में समझे, तो वो बताएगा कि देखिए ऐसे ऐसे आप समझ सकते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन, वॉइस को पहचान रहा है। नेचुरल लैंग्वेज रिकॉग्निशन, हमारी जो प्राकृतिक भाषा है, हम किसी भी भाषा में बोले, चाहे हिंदी में चाहे मराठी में, वो हमारी प्राकृतिक भाषा को भी कंप्यूटर समझ रहा है, सोचिए। तो ये सब सिस्टम आ गए हैं, स्मार्ट सिस्टम हो चुके हैं। अब मल्टीटास्किंग, कंप्यूटर बहुत सारे हर प्रकार के काम करने लगा है। मल्टीमीडिया आ गया, जिसमें साउंड है। मीडिया का मतलब क्या क्या है, साउंड यानी आवाज, वॉइस हो गया, ग्राफिक्स मतलब वही वीडियो ऑडियो, टेक्स्ट हो गया जो लिखित फॉर्म में जानकारी है। इसमें प्रोसेसिंग जो थी वो पैरेलल हो गई। वर्तमान में प्रोसेसिंग कैसी होती है कंप्यूटर में, पैरेलल, समानांतर, एक साथ कई डेटाओं को प्रोसेसिंग किया जाता है। कई डेटा प्रोसेस, समानांतर, समान अंतर पर एक साथ कई डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है। इसमें भाषाएं आई पाइथन, जावा, सी शार्प, इसको सी हैज नहीं बोलते हैं, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित भाषाएं आ गई। .NET, ASP, ये सब भाषाएं। उदाहरण रोबोटिक्स आ गए, सुपर कंप्यूटर आ गए, जैसे भारत में परम सुपर कंप्यूटर, तो 5वीं पीढ़ी के उदाहरण है। जैसे भारत का परम 8000 बना था ना सबसे पहले सुपर कंप्यूटर, कब, 1991 में किसने बनाया था, सीडेक पुणे ने बनाया था इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग भाषाएं, इसको और अनुवादक, ट्रांसलेटर, ये महत्वपूर्ण है, यहां से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए भाषा यहाँ पर है और उपयोग यहाँ पर है। तो मैंने बताया भाषाएं दो प्रकार की होती हैं, एक वो जिनको कंप्यूटर जानता है, इसको बोलते हैं मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज, या लो लेवल लैंग्वेज या निम्न स्तरीय भाषा, या बाइनरी भाषा, 0 और 1 के रूप में। तो 0 1 बाइनरी, जो लो लेवल लैंग्वेज में दो भाषाएं आती हैं, एक बाइनरी 0 1 और एक आती है असेंबली। असेंबली भी लो लेवल लैंग्वेज ही है, ठीक है, वो कंप्यूटर जानता है। लेकिन उसको असेंबली में भी ADD ऐड, सब्सट्रैक्शन, SUV आ रहा है, इंग्लिश के शब्द आ रहे हैं, उनको 0 1 में बदलना है। तो एक ट्रांसलेटर चाहिए, एक अनुवादक चाहिए, वो अनुवादक आया था असेंबलर। उस असेंबलर ने क्या किया था, जो लो लेवल लैंग्वेज थी असेंबली भाषा थी, उसको बदल दिया था 0 और 1 में। और एक भाषा वो होती है जो हम जानते हैं, वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इनको कंप्यूटर तो समझेगा नहीं, तो इनके लिए भी ट्रांसलेटर चाहिए। ट्रांसलेटर कौन कौन से, कंपाइलर जो कंप्लीट पैराग्राफ को बदले एक बार में 0 1 में, और एक इंटरप्रिटेटर, ठीक है, जो एक एक लाइन को बदले 0 1 में। आपको समझ में बातें आ रही होंगी, आशा करते हैं। तो अनुवादक यहाँ 3 प्रकार के हैं, ट्रांसलेटर, असेंबलर जो कि असेंबली भाषा थी उसको, सोर्स कोड, जो सोर्स कोड था ADD, ये सब सब्सट्रैक्शन के लिए SUV, इसको बोलते हैं सोर्स कोड। स्रोत कोड, जिस भाषा में हम लिख रहे हैं वो है सोर्स कोड, को मशीन कोड में बदलता था 0 1 में, या ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट माने उद्देश्य क्या था, और उद्देश्य कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में, या मशीन कोड यानी 0 1 में बदलता था इनको। तो ये हो गया लो लेवल लैंग्वेज, यानी मशीन भाषा हार्डवेयर से सीधा संबंध करती थी। जो मशीन भाषा 0 होती थी वो हार्डवेयर माने कंप्यूटर में जो माउस है, प्रिंटर है ना,
जो मॉनिटर है, जो कीबोर्ड है, वो सीधा किसको जानता था? 0 और 1 को, तो सीधा संबंध रखता था वो। ठीक है, इसके बाद कंपाइलर। कंपाइलर माने पूरे सोर्स कोड। सोर्स कोड माने जिसको हम बदलना चाह रहे हैं, पूरे पैराग्राफ को मशीन कोड में बदलता था, एक साथ पढ़कर पूरे पैराग्राफ को, त्रुटियां यानी एरर, एरर जो होंगी उनको एक साथ दिखाता है। अनुवाद के बाद एग्जीक्यूशन फाइल बनाता है, तो पूरा अनुवाद कर लेता है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन फाइल मतलब जो 0101 के रूप में आ जाए। ठीक है, इंटरप्रीटर। ठीक है, इंटरप्रीटर मतलब एक एक पंक्ति का अनुवाद करता है, ये त्रुटि उसी लाइन पर ढूंढता है। तो ये दो है हाई लेवल लैंग्वेज को 01 में बदलने के लिए, और ये है असेंबलर है, असेंबली जो लो लेवल लैंग्वेज है उसको 01 में बदलने के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब बात कर लेते हैं हम भाषाओं का। जो हमने भाषाएं पढ़ी हैं, उन भाषाओं में जो हम समझते हैं वो है हाई लेवल लैंग्वेज। उनका उपयोग देखिए, जैसे फोरट्रान भाषा है या सी भाषा है, इससे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक भाग है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं, यहाँ पर आप समझेंगे। कंप्यूटर में, कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर में दो चीजें होती हैं। एक होता है हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर जिसको हम टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर। जैसे हार्डवेयर में आप देख लो, किसी को भी सीपीयू देख लो आप, है ना, आप मेमोरी, किसी भी मेमोरी को देख लो आप उसको टच कर सकते हैं। आप मॉनिटर को देख लो, आप प्रिंटर को देख लो, आप उसको टच कर सकते हैं। आप कीबोर्ड को देख लो, आप माउस को देख लो, ये सब हार्डवेयर है। ठीक है, फिर हार्डवेयर दो भागों में बढ़ जाता है, कुछ इनपुट जो कंप्यूटर को इनपुट देती हैं, कुछ आउटपुट जो रिजल्ट को दिखाती हैं। तो हार्डवेयर के दो टाइप हो जाते हैं, इनपुट और आउटपुट। तो ये जो है वो हार्डवेयर के बारे में है, जिसको हम छू सकते हैं, ऐसे उपकरण जिनको हम छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है? जिसको हम छू नहीं सकते, वो कंप्यूटर में जो चल रही हैं चीजें। जैसे यहाँ पर क्या हम इसको छू सकते हैं जो चल रहा है? नहीं छू पा रहे हैं। आप मोबाइल फोन में व्हाट्सएप चलाते, ट्विटर चलाते, टेलीग्राम चलाते, है ना, इंस्टाग्राम चलाते, क्या आप उसको टच कर सकते हैं? आंसर इज नो। तो वे क्या है? वो सब सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर है, आप उनको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जो आप देख तो सकते हैं, बट आप जिसको टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब जिसपे पूरा कंप्यूटर सिस्टम या आपका पूरा मोबाइल टिका हुआ है। और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन मतलब जो एप्स हैं, जिनको आप एप्स बोलते हैं, कि मैंने ये एनसीईआरटी बुक्स का एप्स डाउनलोड किया, मैंने ये, है ना, एप्स, इंस्टाग्राम एप्स डाउनलोड किया। जो एप्स होते हैं वो भी क्या है? वो भी सॉफ्टवेयर हैं। ये आपके विशेष कामों को देखते हैं। जैसे आपने एमएस वर्ड डाउनलोड किया, तो आपका एमएस वर्ड है, उस पर आप एमएस वर्ड पे लिखते हैं चीजों को। एमएस एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल, उसमें आप टेबल बनाते हैं, है ना। एमएस वर्ड में आप कुछ लिखते हैं, एमएस पावर पॉइंट होता है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसमें पीपीटी बनाई जाती है, पावर पॉइंट। तो वो सब क्या है? वो आपके कुछ विशेष कामों को कर रहे हैं, तो वो एप्स कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो। और एक होता है जिस पर पूरा सिस्टम टिका है, उसको बोलते हैं हम क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। पूरा सिस्टम टिका है, जैसे ये हो गया, तो इसके अंदर या आपका मोबाइल फोन से आप इसको समझिए, आपका जैसे ही मोबाइल फोन आप खोलते होंगे, तो मोबाइल फोन में अगर आपका फोन किसी भी कंपनी का है, उस कंपनी का लोगो बनकर आता है ना। जैसे रियलमी का होगा तो रियलमी खुलेगा, जब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो रियलमी आएगा। वो रियलमी क्या है? सिस्टम है, उस पर पूरी चीजें रियलमी पर ही चल रही हैं। रियलमी वास्तव में उसका नाम रियलमी नहीं है, वास्तव में उसका नाम है एंड्रॉयड। हमारे मोबाइल क्या है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब एंड्रॉयड कहलाते हैं, आपने सुना होगा मोबाइल एंड्रॉयड कहलाते हैं। इसमें जो मोबाइल फोनों में सिस्टम है ना अपने, वो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जो आपका रियलमी दिख रहा है, जो आपका ओप्पो दिख रहा है, जो आपको स्क्रीन ऑन होते ही, वो क्या है? वो आधार है, उस पर सब एप्स चलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर नहीं होगा तो कुछ भी चीज नहीं चलेगी, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो। जैसे एंड्रॉयड हो गया, तो एंड्रॉयड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ध्यान रखना है।
तो ध्यान रखना है जी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में किन भाषाओं का प्रयोग होता है? नहीं, एंड्रॉयड बनाना है आपको, एंड्रॉयड बनाना है आपको, तो किस भाषा का प्रयोग करेंगे? फोर्ट्रान या सी का, है ना। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। C++ भाषा का उपयोग करते हैं गेम बनाने में। जो गेम बनाए जाते हैं ना, वीडियो गेम्स होते हैं, जो गेम्स होते हैं मोबाइल के लिए, है ना, या कंप्यूटर के लिए, वो C++ से बनाए जाते हैं। पाइथन भाषा का प्रयोग किया जाता है AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में। और डेटा साइंस, जो डेटा साइंस होती है ना, उसमें जावा का प्रयोग किया जाता है वेब एप्लीकेशन में। वेब का मतलब होता है इंटरनेट पर जो वेबसाइट्स होती है ना, उनको बनाने में, एंड्रॉयड ऐप्स बनाने में। एंड्रॉयड जो ऐप्स एप्लीकेशन जो होते हैं एंड्रॉयड के लिए, जैसे हमारा फोन एंड्रॉयड है, जैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, तो एंड्रॉयड का जो है ना, इसमें जो ऐप्स मैं डाउनलोड किए हूँ वो सब जावा के थ्रू बनाए गए हैं। ठीक है, एंड्रॉयड ऐप्स बनाने में, वेब एप्लीकेशन बनाने में, जावा स्क्रिप्ट, वेब डेवलपमेंट, वेब पूरी वेबसाइट बनाने में जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। वेब डेवलपमेंट, फ्रंटेड और बैकएंड, फ्रंटेड माने आगे से भी और बैकएंड माने पीछे से भी। PHP एक भाषा होती है जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, ये सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट होता है। सर्वर जो हमको सुविधा दे रहा है वो अपनी वेबसाइट बनाएगा, तो वो होता है PHP से। C# का उपयोग किया जाता है विंडोज एप्स के लिए। जो विंडोज है ना ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे एक एंड्रॉयड है वैसे ही विंडोज है। विंडोज क्या है? तो विंडोज एक सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर में भी कैसा सिस्टम, जैसे आप जब कंप्यूटर को खोलते हैं तो वहां पर विंडोज बनकर आती है, मोबाइल को खोलते हैं तो एंड्रॉयड आता है। तो कंप्यूटर में विंडोज हो गया और मोबाइल में एंड्रॉयड हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो C# से विंडोज की ऐप बनाएंगे आप। जियो, गोलैंग इसको बोलते हैं। इससे क्लाउड कंप्यूटिंग बनाई जाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग यानी बादल, आपने सिर्फ बादल की तरह देखे होंगे, ठीक है ना। मैं बताऊंगा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, कि अगर आप इसको बारे में जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। आपके मोबाइल की रैम मान लीजिए 332 है, रैम 3 है और रोम है 32, तो आप 32 GB तक डेटा स्टोरेज कर सकते हैं। बट आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा GB तक डेटा स्टोरेज करें, तो आपके लिए एक सुविधा है, उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। आप क्लाउड पर डेटा को स्टोरेज कर दीजिए, जैसे गूगल ड्राइव। क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण क्या है? गूगल ड्राइव। तो अगर आपने गूगल ड्राइव में कुछ चीज खोली है तो गूगल ड्राइव कहता है कि आप हमारे पास 15 GB अपने डेटा को रख सकते हैं। अगर आप उस और पैसे देंगे तो आपकी क्षमता कई GB हो सकती है, कई हजारों GB तक आप अपना डेटा कहां पर रख सकते हैं? ईमेल ID पर। इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड में, बादल में रख रहे हैं आप अपने डेटा को। मतलब कि आप अपने ईमेल ID है, आपकी जो ईमेल ID और पासवर्ड है ना, ईमेल ID और पासवर्ड की मदद से आप उस चीज को कहीं भी खोल सकते हैं, किसी के भी कंप्यूटर पर, किसी के भी फोन पर। आपका ईमेल ID पासवर्ड है, आपने उस ईमेल ID पासवर्ड से गूगल ड्राइव पर कुछ डाला, ठीक है,